Hello, everybody. Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat by Educrat IAS Academy. In this video, जैसा कि हमने डिसाइड किया था एंड आप में से भी बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था दैट एक बार 2024 का जो पेपर है उसको एक बार समझा जाए, देखा जाए, राइट? कि क्या हमने जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स सीखा, जो ट्रिक्स सीखा, क्या वो एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता है, पहला थिंग। दूसरा, अगर हम लोग 1 से लेकर 100 तक सारे के सारे क्वेश्चन को इन वन वीडियो कर लेते हैं, राइट, तो उससे होगा क्या, एक सफिशिएंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगा जो कि अगले बार अगर आता है, राइट, तो वी विल बी इन पोजीशन कि हमारा वो क्वेश्चन सही हो, राइट। बहुत बार हमें अब तक तो ये बात मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता है ना कि मान लो ये एक क्वेश्चन है, उसमें एक ये ऑप्शन है, अब यही ऑप्शन उठा के नेक्स्ट ईयर कोई एक क्वेश्चन बना लेगा, राइट, या यही एक ऑप्शन को उठा के किसी दूसरे ईयर में क्या करेगा, फिर से उसको भी ऑप्शन बना देगा, ठीक है। सो हमने एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से सब्जेक्ट वाइज PYQ के थ्रू कंप्लीट किया है, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में, बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में कंप्लीट किया है, राइट। तो इस वीडियो में ना हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, राइट, एक एक चीज़ों को बहुत इन डेप्थ नहीं समझेंगे। हम जान रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से सारा कुछ पढ़ा हुआ है, आपने बहुत बार रिवाइज किया होगा, अब दिन भी बहुत कम है, राइट। तो इस क्रूशल टाइम पीरियड में ना हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हमारा पर्पस ये होना चाहिए दैट हम लोग 24/7 MCQ या एग्जाम वाले मोड में रहें, राइट। अच्छा, वन मोर थिंग कि देखो, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे अपने नॉलेज को, राइट, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अपने प्रिपरेशन के दरमियान आपने गैदर किया है, राइट। तो सबसे पहला प्रेफरेंस, सबसे पहला प्रायोरिटी अपने नॉलेज को देना है, दूसरा कॉमन सेंस को देना है, राइट, एंड तीसरा जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमने सीखा है उसको देना है, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर आपको 100% आप मतलब आपको नॉलेज है, आपको इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्वेश्चन आप सही कर लोगे, राइट। अगर किसी क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हो, जो कि 1 2 3 क्वेश्चन रहेंगे, राइट, तो आप उसको कॉमन सेंस के थ्रू भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन जहाँ तक ऑब्जर्वेशन स्किल्स का बात है, ये 100% थोड़ी सही होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये कैसे होगा? मान लो आप 5 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो थ्रू ऑब्जर्वेशन स्किल्स, तो हो सकता है इसमें से 3 सही हो जाए, राइट। एंड ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अब तक आप छोड़ते आ रहे थे, राइट, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे। सो ऑब्जर्वेशन स्किल का पर्पस या ट्रिक्स का पर्पस क्या होता है, यही होता है। एंड अब बेवजह 10 जगह ये ट्रिक वो ट्रिक देखने के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी है कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज कंप्लीटली मतलब फ्रॉड, राइट। सो आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है तो आपको नॉलेज को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उसके बाद कॉमन सेंस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एंड फिर ऑब्जर्वेशन स्किल्स या ट्रिक्स जो हमने देखा है, समझा है, उसके बेसिस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट 1 कह रहा है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एंड ये हमें बहुत अच्छा से पता है कि दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीटअप होता है इन कंपेरिजन टू इंसोलेशन। ये कौन सा स्टेटमेंट है? देखो, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दिस इज इंसोलेशन, राइट, एंड दिस इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टेटमेंट क्यों गलत है? बिकॉज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा एटमॉस्फेयर हीटअप होता है, तो पहला गलत हो गया। अब जैसे पहला गलत हुआ, राइट, एक ऑप्शन यही है जहां पे लिख रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, हो गया, डायरेक्ट आंसर पे आ गए, राइट। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। हटाओ, ये तो होगा नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एंड हम आपको जब बता रहे थे इस तरीके का क्वेश्चन, तो हम आपको ये भी कह रहे थे कि हमेशा बहुत अच्छा होगा, आपके फेवर में हो जाएगा अगर ये दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, राइट। चलो ठीक है, तो पहला तो समझ में आ गया, 1 का होगा आंसर डी, एंड दिस इज ऑल्सो द मतलब ऑफिशियल आंसर गिवन बाई UPSC, ठीक है। स्टेटमेंट 2 जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, दिस इज करेक्ट। अर्थ्स इमिटेड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन विच हीट अप द लोअर एटमॉस्फेयर, दिस इज लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि अर्थ इमिट कर रहा है,
राइट। लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ इमिट कर रहा है वो लोअर एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हीट करता है, हीट अप करता है। क्यों करता है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हैं वो गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है बात। तो पहला का आंसर सिंपल था, मिल गया हमें, एंड हमने पढ़ा है डिटेल में ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 है थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। दिस इज करेक्ट। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो है वो लैटिट्यूड के साथ क्या होता है? वेरी करता है ना? ये तो पता होगा ना। सबसे थिकेस्ट कहाँ पे आपको मिलेगा? तो थिकेस्ट मिलेगा आपको इक्वेटर पे। थिनेस्ट कहाँ मिलेगा? तो पोल पे। एंड हम आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताएं कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर वो लैटिट्यूड के साथ वेरी करता है, एंड दिस वेरिएशन इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड कॉन्सिक्वेंटली डेंसिटी। ठीक है। इक्वेटर के पास क्या हो रहा होगा? इक्वेटर के पास ये हो रहा होगा कि ज़्यादा हीट है तो ज़्यादा एक्सपेंशन दिख रहा होगा, एंड एक्सपेंशन के कारण क्या हो रहा होगा? वहाँ जो ट्रोपोस्फेयर है वो ज़्यादा थिक है। क्लियर है? तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए, एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। एट इक्वेटर क्या होगा? इंटेंस हीटिंग होगा, एंड दिस इंटेंस हीटिंग कॉजेज स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट, एंड दिस विल ट्रांसपोर्ट द हीट टू ग्रेटर हाइट, एंड दिस विल रिजल्ट इन थिकनेस। सो क्या है? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ये होगा या ये होगा? आप बताओ। ये होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 जो है ना वो स्टेटमेंट 1 को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। चलो, एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर गिवन बाय यूपीएससी। ठीक, तो देखो ये दोनों क्वेश्चन में इतना तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत मतलब ज्योग्राफी का अगर आइडिया होता, क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर पढ़ा हुआ होता तो बनता आराम से। कोई इसमें मतलब इतना पीएचडी लेवल का तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लिख रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के क्या क्या प्रोडक्ट है? अगर वॉल्केनिक इरप्शन कहीं हो रहा है तो क्या आपको पायरोक्लास्टिक डेब्रीज देखने को मिलेगा? क्या ऐश एंड डस्ट देखने को मिलेगा? चलो जल्दी से सॉल्व भी करते हैं। ऐश डस्ट तो मिल जाएगा। ऐश मतलब क्या होता है? राख। डस्ट मतलब डस्ट, आप समझ रहे हो, राइट। नाइट्रोजन कंपाउंड मिल सकता है क्या? एकदम मिल सकता है, अर्थ के अंदर ही तो है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, मिल सकता है। NO2 NO कुछ भी। सल्फर कंपाउंड मिल सकता है क्या? एकदम मिल सकता है। SO2 मिल सकता है, H2S मिल सकता है, राइट। तो 2 3 4 के बाद मतलब को लेके तो कोई मन में डाउट है नहीं, तो इसका मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है। व्हाट अबाउट पायरोक्लास्टिक डेब्रिस? दीज आर फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये भी सही होगा, राइट। एंड बात समझना है बहुत अच्छे से कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसके कारण आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स दिखने को मिलेंगे? तो चारों के चारों होंगे ना, क्योंकि अर्थ से तो कुछ भी आ सकता है, राइट। करेक्ट आंसर इज 4। इसमें क्या नॉलेज चेक हो रहा था या ये देखा जा रहा था कि आपके पास करेज है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का? क्योंकि बस ये देखना था ना कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, अब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण अर्थ के इंटीरियर से कुछ तो बाहर आ रहा होगा। ऑब्वियसली 1 2 3 4 सब हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंस या इन्फरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। पहला क्या बोल रहा है? द आइसोथर्म्स डेविएट टू नॉर्थ ओवर ओशन एंड टू द साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। दिस इज करेक्ट। ये जनवरी का बात हो रहा है, राइट। आपको पता है आइसोथर्म क्या होता है? पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम ये बता देते हैं। आइसोथर्म क्या होता है? दीज आर द लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। कि ये प्लेस ये प्लेस ये प्लेस ये प्लेस अगर इक्वल टेम्परेचर है क्या होगा? दिस इज आइसोथर्म। समझ में आ गया बात? तो आइसोथर्म क्या है? द लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। एंड क्या हो रहा होगा? जल्दी से देखो, मान लो दिस इज कॉन्टिनेंट, दिस इज ओशन, दिस इज कॉन्टिनेंट। तो क्या कह रहा है? द आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर ओशन। तो आइसोथर्म जो है वो नॉर्थ की तरफ ऐसे डेविएट करेगा जब ओशन की तरफ गया, कॉन्टिनेंट से ओशन गया, राइट। एंड टू द साउथ ओवर कॉन्टिनेंट, एंड टू द साउथ ओवर कॉन्टिनेंट, राइट। एंड ये जनवरी के टाइम का बात हो रहा है। दिस इज करेक्ट। सेकंड देखो क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट make the North Atlantic Ocean colder and isotherm bend towards north। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे है? देखो एक ट्रिक आपको बता रहे थे कि क्या करता है कि जो चीज यहाँ लिखना है, राइट, उसको यहाँ लिखेगा, एंड जिस चीज को यहाँ लिखना है उसको यहाँ लिखेगा, राइट। कुछ इंटरचेंज कर देता है। ध्यान आ रहा है क्या? अगर हम ऑब्जर्वेशन वाले वीडियो में नहीं बताए होंगे तो सब्जेक्ट वाइज PYQ को सॉल्व करने के दरमियान हम ये बात आपको बताए होंगे कि इंटरचेंज कर देता है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का फीचर क्रूज मिसाइल में लिखेगा, क्रूज मिसाइल का फीचर
बैलिस्टिक मिसाइल में लिखता है। ध्यान आ रहा है वो क्वेश्चन? तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या किया है, कोल्डर जहाँ लिखा है वहाँ एक्चुअल में होगा वार्मर, एंड नॉर्थ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ एक्चुअल होगा साउथ। सो सेकंड गलत, करेक्ट आंसर क्या होगा? वन ओनली, दैट इज ए। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? फिर से ये क्वेश्चन के थ्रू आप ये बात को समझना एंड दिमाग में रखने का प्रयास करना कि ऐसा करता है यूपीएससी, राइट? इंटरचेंज करता है। तो अगर कहीं कंपैरेटिव टाइप का वर्ड दिख रहा है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, ठीक है? नाउ ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर क्या होगा? कोटे आई, डिवॉयर एंड घाना। देखो सिंपल है। इसी प्रकार से हम लोग कोबाल्ट वाला एक क्वेश्चन देखे थे। कोबाल्ट, ध्यान आ रहा है क्या होगा आंसर? सेम क्वेश्चन इसी तरीके का था। ध्यान आ रहा है क्या? वो अभी ऑब्जर्वेशन वाले वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे। तो कोकोआ प्रोड्यूसर अगर ध्यान आए, मतलब अगर फिर से रिपीट होता है तो ध्यान रखना है, राइट? सो आइवरी कोस्ट जो है, दिस वन एंड घाना, these are the top 2 cocoa producers supplying over 50% of world's cocoa, right? फिर देख क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? with reference to Himalayan river joining Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which of the following sequence is correct? तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, राइट? कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा? तो गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। अच्छा, वो मैप वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसमें भी हम एक ऑब्जर्वेशन आपको मतलब बताए थे। पता नहीं, हमको नहीं पता ये हमेशा सही होता है नहीं होता है, बट दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व जब हम 2011 से 2024 के एक PYQ को सॉल्व किए सब्जेक्ट वाइज, तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखा। हम पहले भी इस तरीके के ट्रिक को शेयर कर चुके हैं, अभी हम लोग फिर से इसको समझने का एक बार प्रयास करते हैं। पहले तो आप इसको नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर लेना, एंड फिर जो हम बता रहे हैं उसको चेक करना कि क्या ऐसा सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लो हम आपकी जगह पे होते हैं, हमसे ये नहीं सॉल्व होता, राइट? तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो ये दोनों में देखो कॉमन क्या है? गंडक कोसी, ये दोनों तो अलग अलग है, राइट? इसमें और इसमें देखो कॉमन, पहले ए एंड बी में देख लिए तो गंडक कोसी दिया हुआ है, ये दोनों तो मतलब इंटरचेंज है, तो ठीक है, कॉमन तो हो गया। चलो अब ये दोनों में देखो तो बी एंड डी में गोमती घाघरा, तो ज्यादा कॉमन किस में मिला? बी में। तो करेक्ट आंसर इज बी। देखो ये थोड़ा नॉनसेंसिकल टाइप का लगता है, इसीलिए हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये काम कर रहा है, ठीक है? मतलब हमको इस तरीके का जितना क्वेश्चन मिला ना, उसमें अच्छा खासा बार मतलब ये सही होता है, इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन 6 क्लियर है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लो जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर विदरिंग ऑफ रॉक्स। दिस इज 100% करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। एंड स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अब जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये और ये सही हो सकता है। अब देखो होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में है वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, एंड वो कार्बोनिक एसिड के कारण क्या होता है? फिर केमिकल वेदरिंग होता है, मतलब रॉक टूटता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ना ये कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग, राइट? एंड क्यों? बिकॉज रेन वाटर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, एंड कार्बोनिक एसिड फॉर्म करने से वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है केमिकल वेदरिंग में, राइट? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अभी तक मतलब बहुत बार देख चुके हैं। अभी लास्ट वीडियो जो हमारा वर्ल्ड मैपिंग पे था तो वहाँ भी हम लोग देख चुके थे। नॉर्थ सी हम बताए थे, नॉर्थ सी कौन कौन है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, राइट? तो यहाँ पे कौन कौन सा है? जर्मनी एंड नॉर्वे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो एक तरफ वाटरफॉल दिया हुआ है, वो कौन सी रीजन में है एंड कौन सा रिवर है एसोसिएटेड, वो बात कर रहा है। सबसे पहले देखो धुआंधार कहाँ पे है? ये नर्मदा रिवर, तो ये तो सही है, बट दिस इज इन जबलपुर, नॉट इन मालवा रीजन, तो ये गलत हो गया फिर उस हिसाब से, ठीक है? हुंड्रू कहाँ है? तो दिस इज इन झारखंड, इन छोटा नागपुर रीजन, एंड रिवर कौन सा एसोसिएटेड है? सुबर्णरेखा, राइट? फिर है गेरसोपा को जगोड़ा गुंडी भी कहा जाता है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर गलत रहा होगा उच्चारण तो ठीक है। नाउ इसको गेरसोपा जो है दिस इज इन कर्नाटक, क्रिएटेड बाय शरावती रिवर, राइट? ये नेत्रवती के बारे में अगर बात करें ना तो दिस नेत्रवती ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट्स कर्नाटक, लेकिन यहाँ गेरसोपा को लेके एसोसिएटेड रिवर नेत्रवती है, एक्चुअल में रिवर कौन सा होगा? शरावती। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सिर्फ एक सही है, हुंड्रू वाला, हुंड्रू फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इज ओनली 1, ठीक है? ये भी क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे माउंटेन लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे वो किस तरीके का माउंटेन है। वॉस्जेस के बारे में हम लोग देखे थे कि ये फ्रांस में है, सेंट्रल एशिया नहीं है, तो गलत हो गया, राइट? एंड ये
फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है। एल्प्स के बारे में बात करें तो यस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दिस इज इन यूरोप, तो ये पार्ट तो ठीक है बट दिस इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन, दिस इज यंग फोल्ड माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका का बात करें अपलैशियन एंड दिस इज फोल्ड माउंटेन। एंडीज का बात करें तो दिस इज इन साउथ अमेरिका, दिस इज फोल्ड माउंटेन। तो 3 और 4 सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, डोनिई पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमसे पूछ रहा है इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? इट रेफर टू इनिशिएटिव्स वेयर न्यू फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर आर बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम जीरो से हम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं, राइट। एंड वो भी कौन से लैंड में? जो प्रीवियसली अनडेवलप्ड है। आया बात समझ में? एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर टर्म्ड ग्रीन फील्ड बिकॉज दे स्टार्ट विथ अ क्लीन स्लेट मच लाइक एन अनटच्ड ग्रीन फील्ड, इसीलिए इसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। सिंपल सा दिमाग में रखना है, जहाँ पहले से डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ अगर हम कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फैसिलिटीज़ या कुछ भी, तो उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाएगा, राइट। अब ये एकदम से मतलब करंट का क्वेश्चन था, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो इसमें कुछ करा नहीं जा सकता है। तो ये जो डोनिई पोलो एयरपोर्ट है दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश, एक सेकेंड, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। इतना कम से कम मैपिंग के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना कि अगर मान लो अगले बार ऐसा हो कि ये नाम कहीं आ जाए, बिकॉज प्रीवियस ईयर में अपियर हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। अरुणाचल प्रदेश। एंड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिस इज इन यूपी। तो सिर्फ ये दोनों ही करेक्ट होंगे, सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, राइट। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला देखिए, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड, सही बात है। दिस इज मोर स्पेसिफिकली अ वेरिएबल गैस एंड ऑल्टीट्यूड जो है ना, इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट हायर ऑल्टीट्यूड। एयर डेंसिटी जो है वो कम होता जाता है। पहला स्टेटमेंट इज सही, राइट, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखते हैं, इट्स परसेंटेज, वाटर वेपर का परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल। ये कॉमन सेंस है ना, गलत होगा, बताओ क्यों? बिकॉज वाटर वेपर तो डिक्रीज करता जाता है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम जाएंगे तो इक्वेटर में सबसे ज्यादा, पोल में सबसे कम, राइट, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली एंड दिस इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी एंड हमने भी इसी को कंसिडरेशन में लेके पहले पढ़ा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो लो है। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट ईयर होता है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, जैसे हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होगा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट का बात हो रहा है, राइट, तुरंत आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, तो भी ए आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए, प्रेसिपिटेशन वेरी कर रहा है 50 to 250 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 गलत हो जाता है, ए इक्वेटोरियल क्लाइमेट गलत हो जाता है, क्लियर है। तो फिर ये तीनों फीचर किसका है? ये तीनों फीचर है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का, ठीक है। यहाँ जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ना, इक्वेटोरियल क्लाइमेट का प्रेसिपिटेशन रेंज क्या है? 150 to 1000 सेंटीमीटर। तो यही दोनों आपके दिमाग में आने चाहिए थे एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, दिस इज करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? इट डिफ्लेक्ट द विंड, राइट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट कर देगा विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है विंड को इन सदर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई। सो पहला तो सही है। दूसरा, इट इज मैक्सिमम एट पोल एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। It varies directly with altitude, मतलब it is directly proportional to altitude, कि जैसे not altitude but latitude, right? It varies directly with latitude, मतलब कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? कोरियोलिस फोर्स वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, राइट। सो द कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल एंड वो नॉन एग्जिस्टेंट होता है, जीरो होता है, एब्सेंट होता है, कहाँ पे? इक्वेटर पे, राइट। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, करेक्ट आंसर इज सी 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो इफ दिस इज द सन, तो 21 जून को अर्थ कैसा रहता है? ऐसा रहता है। तो आप बताओ कि कौन से पोर्शन को 24 आवर्स से ज्यादा मतलब
सनलाइट रहेगा कौन से पोर्शन में, एक तो ये आर्कटिक में रहेगा बिकॉज इधर तो अंधेरा हो गया ना, तो अंटार्कटिक तो गया, एंड दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। इक्वेटर में क्या होगा, इक्वेटर में 12 आवर का डे होगा, 12 आवर का नाइट होगा, डार्कनेस होगा, 12 आवर डे लाइट होगा, 12 आवर नाइट होगा। इक्वेटर पे हमसे पूछ रहा है कहाँ पे ज्यादा होगा, तो कहाँ कहाँ ज्यादा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2 and 4। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following region has the world's largest tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel, right now, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. which one of the following denotes that region। अब किसी को नहीं भी पता होता एंड उसको फिर भी टिक करना होता तो वो कॉन्गो बेसिन ही करता, राइट क्योंकि कॉन्गो बेसिन बहुत बार आ चुका है, हम लोग पढ़ के भी जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें आइडिया रहता ही है। एंड कॉन्गो बेसिन इज होम टू क्यूवेटे सेंट्रल पीटलैंड विच आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। इसलिए आंसर क्या होगा, इसलिए आंसर होगा कॉन्गो बेसिन। पीटलैंड क्या होता है, पीटलैंड आर अ टाइप ऑफ वेटलैंड where dead plants build up over time because they don't fully decompose in a waterlogged or oxygen poor condition। and इसके कारण होगा क्या, this create a thick spongy and a layer of partially decayed organic matter called peat। this is peatland। देखो अमेजोन बेसिन में भी peatland है लेकिन वो कॉन्गो जितना एक्सटेंसिव नहीं है। किकोरी बेसिन, इसको बस ध्यान रखना है, कहाँ पे है ये, पपुआ न्यू गिनी में है। यहाँ पे भी कुछ पीटलैंड है लेकिन वो स्मॉलर है। एंड ये जो रियो डी ला प्लाटा बेसिन जो है, दिस इज नॉट नोन फॉर सिग्निफिकेंट पीटलैंड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्गो बेसिन। अभी एक रीजन और पता चलेगा कि क्यों कॉन्गो बेसिन ही आंसर होगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू परफ्लोरोएल्काइल एंड परफ्लोरोएल्कील substances that are used in making consumer products, consider the following statement। पहला देखो, PFAS are found to be widespread in drinking water, food packaging material, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। PFAS are not easily degraded in the environment, this is also correct। and ये जो not easily degraded है ना, इसको ध्यान रखना है, पहले भी पूछा है, जब आप सब्जेक्ट वाइज देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद से एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का स्टेटमेंट मोस्टली सही ही होता है, राइट। सो पहला कि ये वाइड स्प्रेड रूप से आपको देखने को मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर, फूड पैकेजिंग मटेरियल इजीली डिग्रेडेड नहीं है। एंड थर्ड वन इज परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये PFAS को ना फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है, right? These are a group of synthetic, that is man-made chemicals. They are used in non-stick cookware, water-resistant fabric and fire-fighting foams. And ये मतलब bio accumulation कैसे करता है, because they do not break down easily, right? And वो environment में लंबे समय के लिए रह जाते हैं, ठीक है। So correct answer क्या होगा, 1 2 3। Question number 18 देखते हैं। 18 के लिए हम सिंपल आपको एक बात बताए थे कि देखो कि इस तरीके का क्वेश्चन ना सिर्फ मतलब आप ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे जब आप ये स्पीसीज वगैरह जो है आप इसके इमेज को देखोगे, राइट। हम लोग ज़बरदस्ती क्या करते हैं, इमेज देखते नहीं है, राइट, उसका पिक्चर देखते नहीं है, हम लोग बस इसका फीचर रटने लगते हैं। अब अगर आप इमेज देखे होते तो शायद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। यहाँ कुछ स्पीसीज का नाम लिखा हुआ है, हमसे पूछ रहा है पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। पैरासिटॉइड, ये कैरेबिड बीटल्स जो है वो पैरासिटॉइड नहीं है, ये प्रेडेटर है। सेंटीपीड तो ये तो नहीं होगा, सेंटीपीड्स या सेंटीपीडस जो भी है ये, दीज आर ऑल्सो प्रेडेटर, दे आर नॉट पैरासिटॉइड, सॉरी। फिर आता है फ्लाइज, हाँ ये पैरासिटॉइड है, टर्माइट्स है एंड वेस्प है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3। ये टफ क्वेश्चन है, ये बहुतों को नहीं पता होगा, शायद 100% बच्चे एस्पिरेंट्स इसको छोड़े होंगे, राइट। क्योंकि अगर मान लो इधर से अगर एक आता होगा किसी को कि चलो ठीक है इसके बारे में श्योर है, तो एलिमिनेशन भी नहीं लग सकता है इसमें, समझ में आ रहा है बात। तो ये सब टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर छोड़ना है तो छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिमाग में ये रखना है कि आसान क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन,
हाउ मेनी ऑफ द एबव बिलोंग टू पी फैमिली, पी फैमिली, तो तीनों, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज ड्रॉप्ड बाय यूपीएससी, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों ड्रॉप किया इसका मतलब करेक्ट आंसर तो हम आपको जब बताए थे तो हम शायद ये बताए थे, सी बताए थे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो दिस इज करेक्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड्स ऑफ अदर एनिमल, तो नो, ये गलत है। ये हम आपको उस वक्त पिक्चर भी दिखाए थे कि फ्लाइंग फॉक्स दिखता कैसा है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन फ्रूट्स, नेक्टर, ये फ्रूगीवोर्स है या नेक्टेरीवोरस है, राइट। इट डज नॉट फीड ऑन इंसेक्ट्स और हार्म ह्यूमन डायरेक्टली, सो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने ये क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर दिया है, तो आपको भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, हमको एक्चुअली में वो इमेज वाला बात इसके लिए कहना था, राइट। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना था, ये क्वेश्चन टफ था, ठीक है, सबके लिए टफ था, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मतलब बुद्धि लगाना पड़ेगा। जैसे ये शिकाडा या किकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर, ये सब क्या है, तो बाकी सब तो नहीं, लेकिन फ्रॉग हॉपर आपने सुना होगा। एंड ये क्या है, इंसेक्ट होते हैं, राइट। कैसे हो पाता, जब आप इसका इमेज देखते हैं, ठीक है। एंड वो अभी भी अगर नहीं तैयारी हुआ है तो अब तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता है ना, मतलब स्टैटिक इतना लंबा लंबा पढ़ने का। तो जस्ट रिलाई ऑन पीवाईक्यू, जस्ट रिलाई ऑन पीवाईक्यू। साइंस टेक के करंट अफेयर्स कर लेना है, एनवायरनमेंट के कर लेना है, एंड इंडियन इकोनॉमी के कर लेना है, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, मेनी च्युइंगम्स आर फाउंड इन द मार्केट कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कोई डाउट नहीं है इसमें, हो सकता है, एकदम सही। मेनी च्युइंग गम्स contain plastic as gum base, this is also correct. So chewing gum is made using a synthetic gum base which does not break down naturally and stay in environment for a long time, and because of this chewing gum waste can be seen as harmful environmental pollutant. And yes, second जो है आपको first को explain कर रहा है, correct answer हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं जल्दी से। अब ये भी क्वेश्चन टफ है, एंड टफ है तो है भाई, इसमें मतलब जैसे ब्राजील में इंद्री, तो नो, इंद्री इज नॉट फाउंड इन ब्राजील, इट इज अ नेटिव ऑफ मेडागास्कर। सॉरी, इंद्री इज नॉट फाउंड इन ब्राजील, इनकरेक्ट है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, मेडागास्कर में। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप एक बार एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू को देखना, रेफर करना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, आप उसको रेफर कर सकते हो। आपको पिक्चर वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है उसमें, टेंशन नहीं लेना है। एल्क का बात करें तो ये इंडोनेशिया में मिलता है क्या, नो, दीज आर नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका एंड हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। बोनोबो, तो ये दोनों गलत ही हो गया। बोनोबो ये क्या मेडागास्कर में है, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दीज आर ओनली फाउंड इन द फॉरेस्ट साउथ ऑफ कॉन्गो रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो आंसर क्या होगा, नन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। एक बात पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी होता तो आज तक हमने मतलब सुना होता है या नहीं सुना होता। हमको तो लग रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि 99% बच्चे एस्पिरेंट्स उसी दिन, एग्जाम वाले दिन ही इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुने होंगे, राइट। इतना ही यूनाइटेड नेशन का होता तब तो मतलब कहना ही नहीं था ना कुछ, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन, फंक्शन का मेन फोकस बता रहा है। मतलब ये कुछ एक तो अटपटा सा स्टेटमेंट लग रहा है जबरदस्ती का बनाया हुआ है। सिंपल बात लिख सकता था, द मेन फोकस इज टू ग्रांट, द मेन फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू ग्रांट, राइट। यहाँ क्या लिख रहा है, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू लिस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। अब सुन के तो लगेगा कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का है तो सही होगा, नहीं सही है। सेंटेंस पढ़िए, एंड इस तरीके का सेंटेंस हम आपको एक बताए थे, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, कि ओवर एग्जाजरेशन होगा कि जो बात सिंपल इतना बोलने से हो जाए उसको आप जबरदस्ती आड़ा तिरछा करके लंबा कर रहे हैं। तो जब भी इस तरीके का बात होता है तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो थर्ड क्या होगा हमारा, गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, टू ओनली। टू वैसे पढ़ देते हैं कि वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर, ये भी सही है, दहाड़ता नहीं है। थर्ड, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट
मार्किंग दिस इज रॉन्ग। एंड अगर ये चीज आप सोच पाते कि क्यों आखिर लेपर्ड ये काम क्यों नहीं करेगा, तो बी सी डी गलत होता, करेक्ट आंसर क्या होता 1 एंड 2। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर। हम दो बात आपको बताएं। पहला क्या बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, नॉलेज को देना है, उसके बाद कॉमन सेंस को देना है, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन वगैरह हमने सीखा है उसको देना है। ठीक है बात। अब आप एक बात बताओ, मान लो कि अगर एकदम ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाना चाहते तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ए होता, राइट, यही होता है। एंड दिस इज करेक्ट, ए ही है। ठीक है, एंड जब आप पढ़ोगे बाकी सारा तो आपको समझ में आएगा कि ए क्यों है, राइट। चलो एक काम करते हैं, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन ये भी है, हालांकि ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक कहाँ पे लगता है कि कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे कोई दो वर्ड के बीच में ऐसा इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कुछ लगा हुआ है, तो मोस्टली आंसर क्या होता है, ए बी सी डी में ए होता है। कहीं कहीं डी भी होगा, बी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली ए होता है। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, लेकिन अगर इसको वैसे भी सॉल्व करते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, तो समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ वर्ड्स होंगे एंड आपको ए बी सी डी में चुनना होगा। यहाँ वैसा नहीं है फॉर्मेट, ए बी सी डी में चुनना नहीं है, तो आप इसमें ए टिक नहीं करोगे। ठीक, एंड इसमें अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे भी तो सोचना हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव are considered distributed energy sources। distributed energy sources resources क्या होता है बताओ, these refer to small scale units of local generation and storage that are connected to the grid। and चारों के चारों ऑप्शन सही है, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, ये चारों के चारों आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। एंड एक बात समझना, अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या लॉजिक लगा के इसको रिजेक्ट करोगे, या क्या लॉजिक लगा के इसको रिजेक्ट करोगे, या क्या लॉजिक लगा के इसको रिजेक्ट करोगे, राइट। एंड एक साइंस टेक का अगर ट्रिक लगाओ तो साइंस टेक में मोस्टली आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, मोस्टली, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है, Which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। अब ये सब टफ क्वेश्चन है, भले सिंपल लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर है फिग। एंड हम आपको सारा कुछ वो फिग ट्री कैसा होता है ये सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं। बनियान फिग ट्री हम आपको दिखाए थे, उसमें एरियल रूट्स आपको दिखाए थे, पता नहीं आपने पढ़ा है ठीक से या नहीं पढ़ा है, अभी भी समय है, रिवाइज कर लीजिए पीवाईक्यू को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा एंड समझने का प्रयास करना। ये इसमें नॉलेज का जरूरत नहीं था, समझने का जरूरत था, हिम्मत लेना था, हिम्मत दिखाना था। क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग बटरफ्लाईज, फिश, फ्रॉग। ठीक है, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव हैज पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, कि बटरफ्लाई के कुछ स्पीसीज तो होंगे जो पॉइजनस होंगे, फिश के कुछ स्पीसीज तो होंगे ना जो पॉइजनस होंगे, फ्रॉग के भी कुछ स्पीसीज हो सकते हैं जो पॉइजनस हो। क्या यूपीएससी सारे बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश के सारे स्पीसीज को रिसर्च कर लिया है क्या, देख लिया है क्या, पढ़ लिया है क्या? नहीं ना, कोई तो फ्रॉग होगा जो पॉइजनस होगा, कोई तो फिश होगा जो जहरीला होगा, नहीं खाया जा सकता है उसको, कोई तो बटरफ्लाई होगा जो पॉइजनस होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑल द 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। पपाया का बात करेंगे, सो दे ओरिजिनेटेड इन सदर्न मेक्सिको एंड कोस्टा रिका, नॉट इंडिया। ये बाद में मतलब ट्रॉपिकल रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहला मतलब पपाया जो है वो तो नहीं होगा। कैश्यू के बारे में तो आप सबको पता है कि इट इज़ नेटिव टू ब्राज़ील, राइट, एंड पोर्तुगीज़ ने इंडिया अफ्रीका में लाया था इसको। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रेड सैंडर्स, दे आर एंडेमिक टू इंडिया, दे आर फाउंड मेनली इन ईस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राइट, एंड इसको टिम्बर या मेडिसिनल यूज के लिए इसको यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RTGs कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जिनको पता है वही सॉल्व कर पाते, राइट। सो यहाँ लिख रहा है कि RTGs आर मिनिएचर fission reactor. So this statement is incorrect. RTG do not rely on fission reaction. Instead, they generate power from the natural decay of radioactive isotope like plutonium 238. So this is wrong. अब इसके लिए मतलब बात समझो, आपको
रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर अगर आपको एग्जैक्टली पता है आप तभी ये सब चीज़ सोच पाओगे, नहीं पता है तो फिर कहाँ से सॉल्व होगा। एंड इसके लिए आप क्या ट्रिक लगाओगे ज़बरदस्ती, right? RTGs are used for powering the onboard system of spacecraft. This is correct. RTG can use plutonium 238 जैसा अभी हम बताएं आपको ऑप्शन 1 ये स्टेटमेंट 1 पढ़ने के दरमियान। So yes, it can use plutonium 238 which is a byproduct of weapons development. सो 2 and 3 दोनों सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा 2 and 3, 1 गलत है एंड 1 गलत है। अगर ये बात पहले से पता होता तो फिर ये जाता तो आप तो भी डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते, लेकिन दिस वाज मतलब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन नंबर 32 देखो, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, जायंट रिवर लीव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। दिस इज इनकरेक्ट। ड्वार्फ स्टार्स लाइक आवर सन दे हैव अ मच लॉन्गर लाइफ स्पैन कंपेयर टू जायंट स्टार। जो बड़े बड़े स्टार है ना उसके कंपैरिजन में सन जो कि एक तरीके का ड्वार्फ स्टार है उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है डॉर्फ स्टार्स का, बिकॉज जो बड़े स्टार्स हैं जो जाइंट स्टार्स हैं दे बर्न देयर फ्यूल मच फास्टर एंड डाई क्विकली इन फ्यू मिलियन ईयर्स, जबकि जो डॉर्फ स्टार हैं दे लीव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड देयरफॉर डॉर्फ स्टार लीव मच लॉन्गर देन जाइंट स्टार। सो पहला तो गलत है। दूसरा, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार जाइंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। दिस इज करेक्ट। ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब क्या है कि वो अपने फ्यूल को ज़्यादा जल्दी यूज़ कर रहे हैं जायंट स्टार, इसीलिए तो मतलब ऐसे सिर्फ हम समझाने के पर्पज से कह रहे हैं राइट कि इसीलिए तो जायंट स्टार जो है ना उसका फ्यूल जल्दी खत्म हो रहा है। वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग देयर फ्यूल with greater rate. So giant star burn their fuel at a much faster rate compared to dwarf star because of their larger size, higher temperature. So second सही है। एंड जैसे पहला गलत हुआ आप डायरेक्ट आंसर पे आ गए, आंसर डी। ठीक है चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं दैट इज मोर देन एनफ, उसको बस दिमाग में रख लेना है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके का केमिकल है, दिस इज मेड बाय बॉडी दैट हेल्प ब्लड वेसल्स relax and open up and this makes it easier for blood to flow through them। जब नाइट्रस ऑक्साइड का अगर बात करेंगे तो इसको ही लाफिंग गैस कहा जाता है। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। एंड ये सब बेसिक बात ना पता होना चाहिए। एंड दिस इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन मेडिकल प्रोसीजर बट डज नॉट हेल्प इन ब्लड वेसल डायलेशन और इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो। तो सेकंड वाला तो नहीं होगा। लाफिंग गैस, एनेस्थेशिया, ऐसा कुछ तो ध्यान रखना है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है? दिस इज अ टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट फाउंड इन व्हीकल इमिशन, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, राइट। फिर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या लिखेंगे? NO2। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या लिखेंगे? N2O। सो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है दिस इज हाईली रिएक्टिव केमिकल used in making the nitric acid. So this pentoxide is used in making nitric acid. It is not produced in the human body and has no function related to blood vessel. हमसे सिर्फ पूछ रहा था कि एक ऐसे ABCD में से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी बनाता है एंड उससे होता क्या है? इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। करेक्ट आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड बाकी ये ABCD से भी जितना इन्फॉर्मेशन बन सकता था हम आपको बता चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रडार्स बी यूज्ड। अब ये क्वेश्चन का अब आप जाओ एंड मैंने जो सोल्यूशन बताया है वहां पे मैंने बताया कि देखो कायदे से आंसर तीनों हो सकता है राइट, लेकिन ज्यादा चांस है 2 and 3 के होने का। फर्स्ट वाला ज्यादा चांस नहीं है, मतलब सही होगा। एंड दिस इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी। यूपीएससी के हिसाब से आंसर क्या है? यूपीएससी के हिसाब से आंसर है दिस वन राइट। साइंस टेक के क्वेश्चन में अगर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है तो जनरली होता क्या है कि सारा का सारा मतलब सही हो जाता है। यहाँ पे शुरू से डाउट था, इसीलिए बहुत से जब आप वेबसाइट पे जाके बहुत सारा आप रिसर्च करोगे, समझने का प्रयास करोगे ना, तो वहाँ पे कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 1 2 3 तीनों होगा, कहीं कहीं आपको 2 and 3 दो दिखने को मिलेगा। यूपीएससी ये दोनों के साथ ये दोनों को सही मान रहा है, इसलिए यूपीएससी अपना आंसर ओनली 2 को दे रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, यहाँ पे एक्चुअली एक्सरे मशीन यूज़ किया जाता है या अदर इमेजिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस वन। अगले बार अगर आएगा तो ध्यान रखना है। ये क्या है जो सारे लोग मतलब बताए हैं, ठीक है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट आंसर दिया था सी ही, ठीक है, बट द करेक्ट आंसर इज बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 35 का अगर बात करते हैं, सो कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट: राफेल, MiG-29, तेजस Mk-1, Mach-1. सो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? तो इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन। राफेल जो है, राफेल दिस इज 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। MiG-29 दिस इज ऑल्सो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, एंड ये भी तेजस जो है ये भी फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड? हाइड्रोजेल क्या होता है? दीज आर वाटर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर विथ एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। राइट, तो जो भी वाटर एब्जॉर्ब अगर कर ले रहा है तो वो क्या है? हाइड्रोजेल। मतलब हाइड्रोजेल का एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन से एक्टिविटीज में हाइड्रोजेल को यूज किया जा सकता है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। सिलेक्ट द आंसर, करेक्ट आंसर। राइट, सो सब लोगों के हिसाब से आंसर क्या था? ये 1, 2, 3 तीनों। ठीक है, एंड जो होना भी चाहिए था, बट द आंसर गिवन बाय यूपीएससी इज ओनली दिस वन। सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली एज पर यूपीएससी। ठीक है, हालांकि आंसर होना चाहिए था, ये तीनों होना चाहिए था। चलो, वैसे भी इस बार आंसर की भी जो रिलीज किया है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। खैर, हमारा काम है प्रिपरेशन करना, एग्जाम नहीं। ठीक, क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूएल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल powered by hydrogen? करेक्ट आंसर, सिंपल था क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा वाटर वेपर। राइट, द फ्यूएल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड वाटर। तो जब हाइड्रोजन एंड वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या दिखेगा? वाटर दिखेगा, एंड दिस इज व्हाट इज इमिटेड थ्रू एग्जॉस्ट पाइप। ठीक है, नाउ question number 38. Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? So, it is in context of long duration energy storage. चलो, फिर membrane bioreactors are often discussed in context of, so correct answer is waste water treatment technology. अगर देखो बायो रिएक्टर्स बात कर रहा है तो फिर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कैसे होगा? कायदे से अगर मान लो ट्रिक या ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज करेंगे तो आंसर होना चाहिए था ए, लेकिन बायो रिएक्टर्स एंड मेम्ब्रेन वगैरह लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ फिल्टरेशन या कुछ साफ सफाई का काम हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो हम वही कॉमन सेंस लगाने का बात कर रहे हैं कि पहले तो अगर नॉलेज से पता है एंड आपको नॉलेज से लग रहा है कि सी होगा, एक एग्जाम्पल दे रहा है तो आप सी के साथ जाओ। फिर क्या करना है? फिर नॉलेज अगर मान लो फेल हो गया, नहीं पता है हमको, नई इन्फॉर्मेशन है, तो फिर हम कॉमन सेंस के थ्रू थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, एंड जब कहीं कुछ नहीं काम आएगा तब फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि अगर ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करते तब तो ये गलत हो जाता अगर हम लोग इसको सही करते तो, लेकिन ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करके हम लोग नेट देखेंगे ना कि नेट रिजल्ट क्या है, तो नेट रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, आप हमेशा फायदा में रहोगे। ठीक है, हम बहुत डिटेल में अब ये मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स वगैरह नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, तो दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ money market, right? So this is developed by Clearing Corporation of India Limited and this was introduced in January 2003. ये जो collateral borrowing and lending obligation है, this is a money market instrument. मतलब it is used for short term borrowing, right? And this is used by large institutions like bank, mutual fund to borrow or lend money. It deals with large sum of money and this is backed by collateral, that is security. कहाँ आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, मनी मार्केट। बहुत डिटेल में इंडियन इकोनॉमी में हम समझा चुके हैं। अब ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन क्या था? द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। कि जब तक एक माँ बच्चे को कोख में रख सकती है, पाल सकती है, राइट, तो उसका एवरेज नंबर क्या है कि कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, राइट, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इन इंडिया एनबीएफसी कैन असेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन इंडिया द स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3। बहुत डिटेल में अगर करना है जाइए पीडीएफ देख लीजिए। हम जस्ट एक बार आपको मतलब
जो 2023-24 में जो 2024 में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, इस वीडियो के मार्फत से एक बार मतलब प्रयास करो कि अपने आँख के सामने से गुजार ले, राइट, ताकि एक मतलब वो क्वेश्चन वाला जो है ना माइंडसेट डेवलप होता रहे एंड वो आपको उसी जोन में रहना होगा 25 तक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो सिंपल है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, पेंशन फंड भी हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर। सो रिटेल इन्वेस्टर हो, पेंशन फंड हो, इंश्योरेंस कंपनी, तीनों के तीनों जो हैं दे कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। करेक्ट आंसर इज 1 2 3। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, ETF। हम देखो अब एक सिंपल सा है, हम चाह रहे कि इस वीडियो का अप्रोच ऐसा रहे कि ये ETF है, मोटर व्हीकल है, करेंसी स्वैप है एंड विच ऑफ द अबव इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो हम चाह रहे अप्रोच ऐसा रहे कि द करेक्ट आंसर इज 1 and 3। मोटर व्हीकल जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक टैंजिबल एसेट है विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एज इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल वैल्यू और इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जबकि ETF है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड है। करेंसी स्वैप है, ये भी एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो हम अब बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं बिकॉज हम बहुत आसान भाषा में आपको PYQ समझा चुके, राइट, एंड आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, C नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा D। फिर क्वेश्चन नंबर 45, विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बोल रहा है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सेकेंडरी सेक्टर है? नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है आप बताओ। प्राइमरी सेक्टर से आप क्या समझते हो, सेकेंडरी सेक्टर से क्या समझते हो, टर्शियरी सेक्टर से क्या समझते हो, एकदम आसान भाषा में आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, राइट। अब तो 2 दिन बाद एग्जाम है, आप जिस भाषा में समझ रहे हो उस भाषा में आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट सारा, राइट। सो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये टर्शियरी सेक्टर में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा, तो पहला गलत हो गया। डेयरी फार्म ये प्राइमरी में आएगा, एकदम आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इट इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड लीड एक्टिविटीज, तो ये सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन ये बताओ, ये टर्शियरी सेक्टर में आएगा? नहीं, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, सॉरी ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। या इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो थर्ड भी गलत है। वीविंग क्लोथ ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा 100%। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये कहाँ आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा 2 and 4, दैट इज ओनली 2। कि ये जो 4 दिए हुए 1 2 3 4 इसमें से सिर्फ 2 ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, wood meal waste, which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel। कौन सा हो सकता है 1 2 3 4 में से? चारों के चारों होंगे, राइट। So all the material can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel। These feedstocks are part of a broader category of biomass which can be processed into biofuel, including sustainable aviation fuel through various methods like fermentation, gasification, pyrolysis, etc। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का C हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं जल्दी से। विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको बताना है कि क्या ये फार्मर प्लॉ ये फिक्स्ड कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है। देखो एक बात बताते हैं, लेट सपोज इस पर्सन का किसी चीज़ का इंडस्ट्री है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, उसमें बहुत से मशीन होंगे, तो ये इंडस्ट्री का जो ये बिल्डिंग है उसमें जो ये मशीन है ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन अब इस इंडस्ट्री में इस मशीन को यूज़ करके जो ये पर्सन जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहा है, राइट, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स लग रहा होगा, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल होगा। आया बात समझ में। सो फार्मर प्लॉ ये क्या है, वर्किंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है? ऑब्वियसली ये फिक्स कैपिटल है, राइट, बिकॉज इट इज अ ड्यूरेबल टूल जिसको फार्मिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो ये गलत हो गया, यहाँ लिख रहा है वर्किंग कैपिटल, गलत। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल में आएगा क्या? एकदम आएगा। दे आर लॉन्ग टर्म एसेट्स, है ना। जब भी हमको नया प्रोडक्ट बनाना है तो थोड़ी हम मतलब नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, ये तो सही लिखा हुआ ही है कि कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल। yarn used by weaver, the yarn used by weaver वो क्या फिक्स्ड कैपिटल है? नहीं, दिस इज वर्किंग कैपिटल, है ना, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म इनपुट है जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में यूज होगा। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है, 100% वर्किंग कैपिटल है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही हुआ 2 and 4, दैट इज ओनली 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं।
Which one of the following word phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual आइटम्स? बहुत सिंपल था, बहुत न्यूज में था। करेक्ट आंसर होगा मेटावर्स। ये जो बिग डेटा एनालिटिक्स है ना, इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ लार्ज सेट ऑफ डेटा। ये तो कुछ और ही बात कर रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? इट इन्वॉल्व सिक्योरिंग कम्युनिकेशन थ्रू कोडिंग मेथड, तो ये भी नहीं होगा। एंड वर्चुअल मैट्रिक्स तो इस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटावर्स। एंड पता नहीं, बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत ज्यादा ये टर्म मतलब यूज भी हो रहा था। सो करेक्ट आंसर नहीं भी पता होता, एंड अगर आप तुक्का भी लगाते ना तो भी सही हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया। आप बताओ ये सही हो सकता है क्या? देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, अरे एकदम मिनिमम है मेरे हिसाब से। शायद, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट शायद 500 करोड़ इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन बैंक। 500 करोड़ मतलब 5 बिलियन रुपीज, राइट? पहला गलत। दूसरा बोल रहा है फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% of board member should be Indian nationals. Indian nationals. No, this is also wrong. According to RBI guideline, at least 50% of the directors on the board of a wholly owned foreign bank subsidiary should be Indian nationals, NRI, person of Indian origin. And साथ ही साथ at least 1/3 of the total director must be Indian nationals residing in India. ठीक है? So दोनों गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नहीं पता होता, सॉल्व करना होता है। कैसे करते हैं? नो एक्सट्रीम कर दिया है ना, एक्सट्रीम कर दिया ना ये स्टेटमेंट को, फैक्ट दे दिया, नंबर दे दिया तो गलत हो गया। करेक्ट आंसर उससे भी पहुंच सकते थे, निदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2024 का ये क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, CSR के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट है। CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय will not be considered as CSR activities. करेक्ट है, एंड कॉमन सेंस से भी सही लग रहा है, राइट? दैट CSR एक्सपेंडिचर दैट डायरेक्टली बेनिफिट द कंपनी और इट्स एम्प्लॉय, उसको CSR एक्टिविटी क्यों कंसिडर किया जाएगा? तो वो CSR एक्टिविटी नहीं है, राइट? एंड दिस इज एज पर सेक्शन 135, जो कि आपको दिमाग में नहीं रखना है। तो दिस इज करेक्ट। सेकंड वाला देखिए, CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। गलत है ना। कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? देखो, पहला स्टेटमेंट है, If the United States of America were to default on its debt, holder of US Treasury bond will not be able to exercise their claim to receive the payment. Right? तो पहला स्टेटमेंट सही है, right? कि if the USA defaults on its debt, the people holding US Treasury bonds won't get their scheduled payment, meaning they can't enforce their claim for repayment, right? So this is correct. Statement 2 का बात करते हैं। तो the USA government debt is not backed by any hard assets but only by the faith of government. This is also correct, जैसा कि हर गवर्नमेंट के साथ होता है, that the US government debt is not backed by physical assets like gold or any other thing but by trust in the government's ability to pay. हम गवर्नमेंट का बॉन्ड क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज हमें ट्रस्ट है, हमें फेथ है कि गवर्नमेंट जो है वो पे कर देगा, राइट? गवर्नमेंट जो है वो लोन अगर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जब हम गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट उसको रीपे कर देगा। सो इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन दिस फेथ विच इज वाई US बॉन्ड्स आर सीन एज सेफ। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आंसर कैन बी A and B, right? But statement 2 explains statement 1 because if the trust in the government fails, the bond holder lose their security. तो यहाँ पे किसके द्वारा बैक्ड हो रहा है? कोई एसेट्स है नहीं, क्या है फिर? ट्रस्ट। अब अगर ट्रस्ट मतलब खत्म हो जाएगा तो है ना, if the trust in the government fails, bond holder lose their security which leads to default implication. So correct answer is A. That is second जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है।
इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने का, याद करने का ज़रूरत तो था नहीं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड या ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, इसको यूपीएससी ड्रॉप कर दिया है तो इसको हम लोग भी इग्नोर करते हैं। चलो हाँ, बस एक ये सिंडिकेटेड लेंडिंग वो क्या होता है वो आप समझ लो। देखो, लोन सिंडिकेशन मीन्स व्हेन अ सिंगल बोरोवर नीड्स अ वेरी लार्ज लोन, टिपिकली $1 million और उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो जब एक सिंगल बोरोवर को एक बड़ा लोन चाहिए होता है विच इज़ टू रिस्की और टू लार्ज फॉर वन लेंडर अलोन, तब उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल लेंडर्स कम टुगेदर टू शेयर द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर्मिंग अ सिंडिकेट। उसी को सिंडिकेट लेंडिंग कहा जाता है। आया बात समझ में? जब बड़ा लोन है, मान लो ये पर्सन है, इसको एक लोन चाहिए, अब ये लोन अमाउंट बड़ा है, अब बड़ा लोन अमाउंट है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तब तो ज़्यादा रिस्क भी है ना। तो ये बड़ा लोन क्या हो रहा है, देने के लिए एक ग्रुप बन रहा है लेंडर्स का, जो लोग मिल के क्या हो रहा है, ये बड़ा लोन जो है वो इसको दे रहे हैं। उससे होगा क्या कि रिस्क जो है ये इन लोगों में शेयर हो जाएगा। क्लियर है बात? दिस इज सिंडिकेट लेंडिंग, सिंडिकेटेड लेंडिंग। बस इतना ही समझ लो, बिकॉज यूपीएससी ड्रॉप कर दिया है तो एक्सप्लेन करने का कोई पर्पस है नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी। इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in alignment with its monetary policy. This is correct. It appear as a liability on RBI's balance sheet. हाँ, जैसे नॉर्मल रुपीज़ है वैसे ये भी है लाइबिलिटी ही आरबीआई के बैलेंस शीट पे, तो 2 भी सही है। इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाई इट्स वेरी डिज़ाइन। नहीं भाई, इन्फ्लेशन क्या है, मान लो सिंपल सा ऐसे समझना है कि ये आपके हाथ में जो नोट है वही आप डिजिटली रखे हुए हो, बस इतना समझ लो। क्या वो पैसा जो आपके हाथ में पैसा है, क्या वो पैसा इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड है? नहीं है। जब इन्फ्लेशन होगा तब क्या होगा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो मान लो 10 रुपये है, अब ये 10 रुपये का वैल्यू 10 रुपये नहीं रहा, राइट, बिकॉज 10 रुपये का जो सामान ये पहले खरीद पा रहा था, इन्फ्लेशन के कारण क्या हो रहा है, इसी 10 रुपये के कारण वो अब कम सामान खरीद पा रहा है। दिस इज इन्फ्लेशन ना, इन वन सेंस, राइट। तो यही सेम चीज, यही सेम लॉजिक डिजिटल रुपी के साथ भी लगेगा। ठीक है, बात क्लियर है? सो या ये भी सही है। तो डिजिटल रुपी हो गया। 53 का 1 और 2 सही है, 3 गलत है। अगर 3 गलत है तो कौन कौन सा गलत हो रहा है? अच्छा ठीक है, सिर्फ यही गलत हो रहा है। 1 2 सही है, तो ये एंड इसमें से कोई भी एक हो सकता है। सो फोर्थ वाला देखते हैं। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। हाँ भाई, एकदम सही है। जैसे बाकी रुपीज़ है कन्वर्टेबल, वैसे ये भी है। आप डिजिटल रुपी से कैश ले सकते हो, कैश से डिजिटल रुपी मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज 1 2 4। चलो फिर आता है बात, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्ध was generally known by which of the following epithets? So कौन कौन से उपाधि से जाना जाता था? जैसे न्यायपुत्र, ये ध्यान रखना है, दिस इज फॉर महावीर, ध्यान रखना है, फिर से होगा रिपीट एंड उस वक्त गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है गौतम बुद्ध के बारे में, तो न्यायपुत्र जो है दिस इज फॉर महावीर। साक्य मुनि एंड तथागत, ये जो है ना, ये गौतम बुद्ध जी के लिए यूज होता है, राइट। गौतम बुद्ध जी का उपाधि है, ठीक है, दिमाग में रहेगा। एक और ध्यान रख लीजिए, भागवत मतलब कि लॉर्ड, ये भी गौतम बुद्ध के लिए ही एपिथेट है, मतलब एक उपाधि है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन 55, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट है, स्टेट है, डिस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिकल साइट, ये चंद्र केतुगढ़ पहले भी देख चुके हैं। दिस इज इन वेस्ट बंगाल। यहाँ उड़ीसा लिख रहा है, गलत हो जाएगा। ट्रेडिंग पोर्ट टाउन तो सही है, लेकिन नॉट इन उड़ीसा बट इन वेस्ट बंगाल, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा इनाम गांव, दिस इज नियर पुणे, दिस इज इन पुणे, राइट। सो यहाँ महाराष्ट्र लिखा हुआ है, चैल्कोलिथिक साइट है, कॉपर एज साइट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट। मंगड़ू, दिस इज इन केरला, यस दिस इज इन केरला, दिस इज अ न्यूली डिस्कवर्ड मेगालिथिक साइट, तो ये भी सही है। सलीहुंदम, दिस आंध्र प्रदेश, रॉकेट केव श्राइन, सो आंध्र प्रदेश तो सही है, बट दिस इज नॉट रॉकेट केव श्राइन। यहाँ पे आपको रॉकेट केव श्राइन नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको एंशियंट बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो ये क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा? 2 और 3। अब एक बात समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, कम से कम ये सलीहुंदम ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले बार क्या होगा, सलीहुंदम लिखेगा एंड फिर दिमाग खराब होगा आपका कि कहाँ पढ़े थे, कहीं तो सुने थे। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ सलीहुंदम सुने थे। क्यों सलीहुंदम ही बोल रहे हैं? बिकॉज जैनिज्म बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मेडिएवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल? कब का बात हो रहा है? ये बात हो रहा है 1510 का। एंड इस वक्त आपको पोर्तुगीज गवर्नर कौन था?
तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। और आंसर क्या होगा? आंसर होगा कृष्णदेव राय। ही वॉज हैविंग द फ्रेंडली रिलेशन विद पोर्तुगीज, राइट। एंड ये भटकल कहाँ पे है? दिस इज इन कर्नाटक, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग कुछ उस वक्त हम आपको एक बात बता रहे थे कि जैसे कहीं अशोक हो, अकबर हो, महात्मा गांधी हो, क्वाइंस हो, पोर्ट्स हो, कृष्णदेव राय हो, विजयनगर एम्पायर हो, और क्या हो सकता है? यूरोपियन यूनियन हो, WTO हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आंसर इसी में से कुछ तो होगा, ठीक है। क्लियर है? सही है यहाँ तक? तो ये कुछ वर्ड्स है ना, ये सब ध्यान रखना है। चलो, तो कृष्णदेव राय इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 57, इसको भी यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, राइट। अब क्यों किया भगवान जाने, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है? विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, consider the following statement. Under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Peasant were exempted. No, peasant were obliged to pay revenue even in the event of poor harvest or natural disaster. ठीक, लेकिन यहाँ तो रैयतवारी सेटलमेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कॉर्नवालिस, तो ऐसे भी आप गलत कर सकते थे। और अगर ऐसे नहीं गलत कर पा रहे हो तो सोचना कि इतने क्या ब्रिटिशर्स अच्छे थे कि बैड हार्वेस्ट होगा, नेचुरल कैलामिटीज होगा तो पीजेंट को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इतने अच्छे थे क्या ब्रिटिशर्स? नहीं। तो जनरल एक्सेप्टेंस यही था कि ये गलत होगा, राइट। एंड सेकेंड जो पॉइंट है कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू to the state on or before a fixed date, he would be removed from his जमींदारी। and इस fixed date को क्या कहा गया? sunset clause, कि है ना, कि इस रात सूर्यास्त होने से पहले आपको देना, मतलब रेवेन्यू अपना पे करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो गवर्नमेंट वुड सीज एन ऑक्शन ऑफ जमींदारी ट्रांसफरिंग इट्स राइट टू न्यू ओनर। सो सेकंड वाला तो सही है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? दिस वन। लेकिन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ड्रॉप्ड बाय यूपीएससी। मतलब पूरे साल बैठ के भी 100 क्वेश्चन इनसे प्रिपेयर नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड बच्चों का मेहनत भी बर्बाद होता है, सो अलग। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। पैराबल्स मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी, राइट। तो कह रहा है कि देयर आर नो शॉर्ट स्टोरीज इन उपनिषद। अरे है भाई, मतलब एक बात सोचो कि क्या यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन, देखो इसमें आप ऐसे सोचो उपनिषद कितने हैं, एंड क्या यूपीएससी सारे उपनिषद को पढ़ के बैठा हुआ है क्या, राइट। अगर एक उपनिषद में भी कोई छोटा सा कहानी निकल गया, हो गया ये स्टेटमेंट गलत। तो ये जो पहले ही से लिख रहा है कि देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, ये आपके नॉलेज को चेक ही नहीं कर रहा है, ये एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है। जैसे मतलब हम आपको जस्ट रेफरेंस के लिए बता सकते हैं, जैसे दो चिड़ियों की कहानी है उपनिषद में, और भी होंगे। अब हम चूंकि रिसर्च कर रहे थे मतलब इसके लिए कि आपको कैसे समझाया जाए, तो हमको ये मिला। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका काम है ही क्या, नहीं जानना है ना ये, इसको तो मतलब एप्टीट्यूड लगाना है सॉल्व करने के लिए, राइट। दूसरा देखिए, उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास। अगर कायदे से पढ़े होंगे आप लोग तो आप लोगों को पता होगा कि उपनिषद जो है ना वो 7th and 5th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, जबकि पुराणास का पहला वर्जन जो है ना ये आपको कहीं 3rd and 10th सेंचुरी के बीच में आपको कहीं तो देखने को मिलता है। 3rd 10th सेंचुरी कॉमन एरा, कितना गैप है देखो ना। तो पुराणास तो बहुत पहले का बात हो गया, सॉरी उपनिषद तो बहुत पहले का बात हो गया, ये BC है, बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा का बात हो रहा है। तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही है, करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, दिस इज करेक्ट। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट। ये बकवास वाला स्टेटमेंट है। अ कंट्री मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट राइस एंड व्हीट, ये एकदम मतलब बेकार स्टेटमेंट है। एंड ये चीज़ आपको मतलब समझना पड़ेगा, ये कोई नॉलेज के बेसिस पे है ही नहीं ये बात। कॉमन सेंस लगाओ कि मतलब इतना मतलब बड़ा अथॉरिटी, इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा मैंडेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मिल सकता है कि एक कंट्री है अगर उसको इंपोर्ट करना है राइस व्हीट को, अगर उसको एक्सपोर्ट करना है राइस व्हीट को, तो उसको इसका मेंबर होना ही पड़ेगा, राइट। सो क्या होगा? फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60 का बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है गरबा डांस, राइट। गरबा जो है एक ट्रेडिशनल डांस है गुजरात से। इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल। इट सेलिब्रेट शक्ति थ्रू डिवोशनल डांस
एंड 2023 में कब पूछा है क्वेश्चन? 2024 में। तो 2024 में पूछा गया ना ये। एंड 2023 दिसंबर में गरबा वॉज एडेड टू यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, राइट। छऊ डांस का अगर बात करेंगे तो दिस वॉज इंक्लूडेड इन 2010, कुंभ मेला इन 2017, दुर्गा पूजा इन 2021। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? सिंपल क्वेश्चन था, पता होना चाहिए था। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। अगर सी राजगोपालाचारी के बारे में बात करेंगे तो ही वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट सी राजगोपालाचारी जी। अगर अम्बेडकर जी के बारे में बात करेंगे तो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। टी कृष्णामाचारी के बारे में अगर बात करेंगे तो ही वॉज एसोसिएटेड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ये 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल of applied economic research. I'm talking about टी कृष्णामाचारी। इंडिया एंड ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है ना, जिसके टी कृष्णामाचारी फाउंडिंग मेंबर थे, दिस नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। अब ये क्यों बताया मैंने? बिकॉज आप एक बार अभी भी समय है, जस्ट गो थ्रू सारा PDF, जो भी PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जो सब्जेक्ट में डर लग रहा है, जस्ट गो एंड वॉच द PYQ। देखो ना 1.75 के स्पीड पे देखो, बहुत सारा मतलब परसेप्शन बदल जाएगा चीज़ों को लेके, मतलब समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, राइट। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे आप, राइट। नाउ क्वेश्चन 62 क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It provided for, Government of India Act 1935 provided for establishment of an all India federation based on union of British Indian provinces and princely states. This is correct and इतना तो मतलब होपफुली आपको याद ही होगा। दूसरा, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। दिस इज रॉन्ग। ये डिफेंस, ये फॉरेन अफेयर्स जो थे, ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और फेडरल एग्जीक्यूटिव, राइट। फेडरल एग्जीक्यूटिव, नॉट फेडरल लेजिस्लेचर। सो करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाष्य? सो करेक्ट आंसर इज मध्यमा व्ययोग, व्ययोग, राइट। अब बात को समझिए, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्ले राइट भाष्य जी से जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्यमा व्ययोग। अब एक एक करके जल्दी से हम आपको सब रिवाइज करवा देते हैं। उम्मीद है आप लोग PDF वगैरह पढ़े होंगे तो आपको होगा नॉलेज। पहला है काव्यालंकारा, ठीक, किनके द्वारा लिखा गया? तो भा महा, राइट। दिस इज अ लिटरेरी ऑर्नामेंटेशन एंड स्टाइल, की मतलब किस प्रकार से चीजों को लिखा जाए, है ना वो। नाट्य शास्त्र, ये किसके द्वारा? तो दिस इज बाय भरत मुनि एंड दिस इज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट। किसका बात हो रहा है? नाट्य शास्त्र का बात हो रहा है। भाष्य का बात करें, भास जी का बात करेंगे तो मध्यमा व्ययोग। एंड ये है क्या एक्चुअल में? तो यहाँ आपको ना महाभारत के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भीम एंड उनके सन, भीम है ना महाभारत में, युधिष्ठिर, भीम है ना, नकुल, सहदेव, अर्जुन। तो वहाँ जो भीम है एंड उनका जो बेटा है घटोत्कच, उनके बारे में इसमें जिक्र है, मध्यमा व्ययोग के बारे में, व्ययोग में, राइट। एंड ये किसके द्वारा लिखा गया? भास जी के द्वारा। एंड आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर आता है महाभाष्य। अब लोग होशियारी दिखाने के चक्कर में क्या होता है कि लोग भाष्य को ऐसे सोचते हैं कि हाँ यही होगा महाभाष्य। नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार समझाते हैं, समझिएगा। जस्ट अ सेकेंड। दिस महाभाष्य ना, दिस इज रिटन बाय पतंजलि, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो दिस महाभाष्य which is written by Patanjali, this Mahabhashya is a commentary on the grammar rules of Panini's अष्टाध्यायी। समझ में आया? So पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया एक अष्टाध्यायी है, जिसमें अष्टाध्यायी है जो कि एक संस्कृत ग्रामर है, ग्रामर बुक है, समझ लो। ऐसा समझ लो कि उसमें ग्रामर के रूल्स लिखे हुए, संस्कृत ग्रामर के रूल्स लिखे हुए। किसमें? अष्टाध्यायी में। कौन लिख रहा है? पाणिनि जी लिख रहा है। अब उस चीज़ पे कमेंट्री है, मतलब उसको और आप ऐसे समझने के लिए समझना कि उसको आप और आसान भाषा में, पतंजलि ने क्या किया, पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी था उसको और उस पर कमेंट्री लिखा। एंड पतंजलि जी के उस कमेंट्री को क्या कहा जाता है? महाभाष्य कहा जाता है। समझ में आ गया? सो महाभाष्य, पतंजलि, अष्टाध्यायी, पाणिनि। एंड इस क्वेश्चन का आंसर इज सी, ठीक है। भास जी से जुड़ा हुआ कौन सा है? मध्यमा व्ययोग। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं जल्दी से। लिख रहा है संघभूति
an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD was the author of the commentary on. Correct answer is सर्वस्तिवद विनय. अब एक बात समझो, इतना ये सब क्वेश्चन टफ है, ठीक है, एकदम टफ है. एंड अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट फेथ रखना पड़ेगा कि आपने पढ़ाई किया है, राइट. अगर आपने पढ़ा है ना तो आपने सुना होता है ये सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है. एंड ये सब क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो क्वेश्चन सही करना है जो सारे लोग सही करेंगे, राइट. सो करेक्ट आंसर इज सर्वस्तिवद विनय. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट released by UNESCO. Consider the following properties included in World Heritage List released by UNESCO. तो कौन कौन सा होगा? पहला शांति निकेतन, ये कब 2023 में. एंड शांति निकेतन के बारे में अगर बात करें तो दिस इज फाउंडेड इन 1901 बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन वेस्ट बंगाल एंड इट बिकेम अ स्पेशल काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1921 जिसको विश्व भारती कहा जाता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी. एंड इट फोकस्ड ऑन ग्लोबल यूनिटी एंड एजुकेशन दैट कनेक्ट्स ऑल culture. The buildings in Santiniketan are different from British or European styles. They use ancient, medieval and local folk style from Asia, showing pan-Asian culture. ठीक है, तो this is about Santiniketan. दूसरा कौन सा है? तो दूसरा is Sacred Ensembles of Hoysal, right? यहाँ पे आपको 3 important temple complex दिखेंगे साउथ इंडिया में, built during 12th to 13th सेंचुरी. ये होयसाल स्टाइल में बना हुआ है. मतलब दीज आर नोन फॉर वेरी डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक स्टोन स्कल्पचर, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द आउटर वॉल्स, स्पेशल टेम्पल स्ट्रक्चर लाइक विथ आपको पाथवे दिखेगा टू वॉक अराउंड द मेन श्राइन, मल्टी लेयर्ड डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 and 3, दैट इज ओनली 2. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है. एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई वे ऑफ. तो क्या बोल रहा है कि 368 के हिसाब से पार्लियामेंट जो है वो संविधान को अमेंड कर सकता है, किसी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है. किस प्रकार से? क्या कुछ जोड़ के ऐड कर सकता है, मतलब एडिशन करके अमेंड कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है कि हाँ ठीक है अभी ये प्रोविजन था, इसको हम थोड़ा सा ऐसे वेरी कर दे रहे हैं. मतलब जैसे मान लो, ऐसा होगा नहीं लेकिन हम ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मान लो कोई एक प्रोविज़न है, वो सिर्फ ऐसा लिख रहा है कि दिस विल अप्लाई टू ओनली दिस पर्सन, समझने के लिए कि वेरिएशन क्या होता है. मान लो ऐसा लिख रहा है कि दिस प्रोविज़न इज एप्लीकेबल टू ओनली मेल, तो वेरिएशन क्या हो गया कि अब ये प्रोविज़न को एप्लीकेबल बनाया जा रहा है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए. फिर समय इवॉल्व हुआ और जागरूकता आया तो लोग को लगा कि नो, दिस प्रोविज़न इज एप्लीकेबल टू मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एनी जेंडर, राइट. तो दिस इज वेरिएशन. यहाँ क्या हुआ? रिपील हुआ क्या? नहीं, वेरिएशन, उसमें वेरिएशन लाया गया. तो क्या संविधान को वेरिएशन के थ्रू अमेंड किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है. व्हाट अबाउट रिपील, कि कोई प्रोविज़न है उसको एकदम से मतलब खत्म करना, समाप्त कर देना, तो क्या इसके थ्रू भी किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है. करेक्ट आंसर 1, 2, 3 तीनों होगा. दैट इज द करेक्ट आंसर इज डी. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है, कोई भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर आप सुनते हो तो आपको कौन सा वर्डिक्ट दिमाग में आता है? प्लीज कमेंट करके बताओ एंड ईयर भी बताना है आपको साथ में. नाउ क्वेश्चन नंबर 67 देखिए जल्दी से. सारा कुछ हम लोग इसमें देख ही चुके हैं. जब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखे थे सब्जेक्ट वाइज तो सारा कुछ हमने देखा था, समझा था, लेकिन ठीक है, एक सेंस हो जाएगा. और इस प्रकार से क्या होगा, एक वीडियो के थ्रू एक 2024 का तो एटलीस्ट हम लोग देख लिए ना, मतलब सारा कुछ अच्छे से. चलो क्वेश्चन नंबर 67. आखिर आप भी रिवाइज करते तो मतलब इससे थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन के साथ ही करते, तो बढ़िया है कि अब 2 दिन बचा हुआ है तो इसको रिवीजन के पर्पज से ही समझ के इसको सॉल्व कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका. हमसे कह रहा है विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. अब जैसे देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है, इसमें भी हमको नहीं लगता है कि बहुत मतलब नॉलेज एंड ये सब का आवश्यकता था. आप थोड़ा सा, चूँकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो थोड़ा सा आपसे मतलब स्मार्टनेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है. जैसे देखो, विच ऑफ द अबव कंट्री आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कि वहाँ पॉपुलेशन कम हो रहा है, या फिर वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो उसमें ज़्यादातर आपको सीनियर सिटीजन्स देखने को मिलेंगे, या फिर वहाँ बर्थ रेट ही कम है. तो इसमें कौन सा कंट्री आएगा आप बताओ? आएगा जापान?
आएगा ना, क्योंकि डेवलप्ड है। यही तो अभी जापान का फर्टिलिटी रेट कम है। इट इज फेसिंग सीरियस एजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम। साउथ कोरिया हैज द लोवेस्ट, साउथ कोरिया का बात कर रहे हैं हम, इट हैज द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड। तो 2-4 ओके ओके हो गया, राइट। तो 2-4 किस में है, इसमें है एंड इसमें है। एक लॉजिक हम ये बताए थे कि अगर हम 2 ऑप्शन पे आ रहे हैं एंड वो 2 ऑप्शन में अगर हमको ये हम पा रहे हैं कि अच्छा ए एंड सी में पक्का कोई होगा, अब 50-50% वाला चांस लग रहा है हमको। अगर रिस्क लेना है तो हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। क्यों, आप बताओ कमेंट बॉक्स पे, आपको याद है कौन सा ट्रिक है ये। हो सकता है सही नहीं हो, राइट, लेकिन फिर भी नहीं पता है किसके साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्या इसमें ऐसा खास है जिसके कारण हम इसको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, आप बताओ कमेंट बॉक्स पे। आपने देखा है ना ऑब्जर्वेशन वाला वीडियो, फर्स्ट थिंग। दूसरा, सोचो 2-3 है, 2-3 है, 2-4 है, 2-4, आखिर 1 में है क्या, इटली। इटली इज ऑल्सो वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, राइट। उसका बर्थ रेट मतलब बहुत लो था 2023 में, तो इटली भी आंसर होगा। जहाँ पे नाइजीरिया का बात करें, साउथ अफ्रीका का बात करें, तो यहाँ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं मतलब अच्छा है, राइट। तो 3-4, 3-5 तो पक्का नहीं हो। ए एंड सी में होता, हम ए को सिलेक्ट कर रहे बिकॉज ऑफ 1-4 ज़्यादा ऑप्शंस है इसमें, एंड 1 में देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं कौन सा है। तो 1 में आपको इटली है, हो सकता है, डेवलप कंट्री है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे कम है, फर्टिलिटी रेट कम है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 1-4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। क्या कह रहा है, आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, दिस इज करेक्ट। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, नो, समझा चुके हैं बहुत बार। ये देखिए स्टेटमेंट 2, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड मनी बिल के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप कौन सा पढ़ते हो मनी बिल के रेस्पेक्ट में, कि दिस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली इन लोकसभा, है ना। सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। थर्ड वाला देखिए, द राज्यसभा कैन इधर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दिस इज द बेसिक फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मनी बिल, दैट इज राज्यसभा lacks the authority to amend or reject it outright. फोर्थ देखिए, the amendment to money bill suggested by राज्यसभा have to be accepted by लोकसभा। राज्यसभा का तो कुछ पावर ही नहीं है, लोकसभा has discretion to accept or reject amendment proposed by राज्यसभा with respect to money bill। राज्यसभा का तो मतलब कुछ पावर ही नहीं है। तो 1-2-3 होगा आंसर, 1-2-3 होगा आंसर। 4 एक जगह दिया हुआ था एंड वो तो वैसे भी गलत है, ठीक है। यहाँ भी देखिए अगर 1-2 कर पा रहे हैं एंड फिर 1-2-3 है, आंसर कौन सा सही हो गया, 1-4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं जल्दी से। चलिए, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन द 3 सर्विसेज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। यहाँ आर्मी के रैंक्स दिए हुए हैं, इधर एयर फोर्स एंड फिर नेवी। तो ब्रिगेडियर में एयर फोर्स में अगर देखा जाए तो ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट कौन सा है, तो एयर कॉमोडोर, ये सही है। नेवी में कौन सा है ब्रिगेडियर या एयर कॉमोडोर के इक्विवेलेंट, तो दिस इज नॉट कमांडर बट कॉमोडोर, ठीक है। तो पहला ओवरऑल क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, मेजर जनरल आर्मी, तो इक्विवेलेंट क्या होगा मेजर जनरल के, तो एयर वाइस मार्शल, ये सही है। लेकिन यहाँ नेवी में क्या होगा, वाइस एडमिरल नहीं, रियर एडमिरल होगा, ठीक है। चलो, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। उसके बाद आता है थर्ड में है मेजर के बाद स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स में, एंड उसी के इक्विवेलेंट आपको नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर, दिस इज करेक्ट। एंड फोर्थ लेफ्टिनेंट कर्नल, एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन होगा, नहीं विंग कमांडर होगा। एंड नेवी में क्या होगा, कैप्टन नहीं होकर क्या होगा, कमांडर होगा, ठीक है। तो ये भी गलत, एंड ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इसमें सही कौन सा है, सही है सिर्फ 3 ओनली, राइट। एंड ऑपरेशन सिंदूर, प्रेस ब्रीफिंग, राइट, कर्नल सोफिया एंड फिर आपको विंग कमांडर व्योमिका जी, ये लोग के कारण फिर से मतलब हो सकता है कुछ क्वेश्चन बन सके, लेकिन ये बहुत रिसेंट हो जाएगा तो मतलब बहुत कम ही चांस है, लेकिन ठीक है। पिछले बार ये 2024 में पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कह रहा है द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? तो क्या गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होंगे, एकदम होंगे। चीफ मिनिस्टर होंगे, एकदम होंगे। 3 members to be nominated by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये होंगे, ये भी होंगे। तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3। होम मिनिस्टर नहीं है, राइट। सो इस
अमेंडमेंट के बाद से होम मिनिस्टर, मतलब इस अमेंडमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो काउंसिल में जो मेंबर्स है उसमें होम मिनिस्टर नहीं आते हैं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन में भी कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने बताया था जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, एंड दिस इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी एज वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सो हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? तो करेक्ट आंसर इज 4। कब कब? 1952, फिर 63, फिर 73, फिर 2002। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जल्दी से रिवाइज कीजिए। द प्राइमरी पर्पस इज टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, है ना। आर्टिकल 82 ध्यान आ रहा है, पढ़ा है हमने, बहुत डिटेल में पढ़ा है। आर्टिकल 82 कहता है that parliament enacts a delimitation act after every census and their recommendation, that is the recommendation of the delimitation commission, have the force of law and it cannot be challenged in courts। लेकिन एक बात समझो, ये मतलब लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन हमको ऐसा फील होता है मतलब एट पर्सनल लेवल कि आज के टाइम पे एनीथिंग कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, बस वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जो आर्टिकल 82 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ना, वो यही लिखा हुआ है दैट पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन act after every census and their recommendation have the force of law and it cannot be challenged in courts। Now question number 72 देख लो जल्दी से। The Constitution 71st Amendment Act 1992 amend the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages? पहला कि 8th शेड्यूल जो है इट लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, चलो ये भी ठीक है। एंड 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया। कौन कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, राइट। ये मैथिली जो है, दिस मैथिली वाज एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। तो 4 नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3। इससे भी ज़्यादा डिटेल में समझाए हैं, एक बार जाइए वो पीडीएफ पढ़िए जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू का पीडीएफ दिया हुआ है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टैटिक, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए उसको। फिर बात आता है क्वेश्चन नंबर 73 का। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ आपको पार्टी है, दूसरी तरफ उनके लीडर का नाम है। तो भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दिस इज करेक्ट। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, नो दिस इज रॉन्ग। सी राजगोपालाचारी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद सोशलिस्ट पार्टी, ही वॉज अ लीडिंग फिगर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बाद में इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी फॉर्म किया था, राइट, स्वतंत्रता पार्टी। फिर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, यस, जगजीवन राम, दिस वॉज फाउंडेड इन 1977 आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम INC, राइट। उसके बाद बात आता है किसका? स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? सी राजगोपालाचारी। यहाँ क्या लिख रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के एक लीडर, प्रोमिनेंट लीडर थे आचार्य नरेंद्र देव, दिस इज रॉन्ग। आचार्य नरेंद्र देव वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन सोशलिस्ट पार्टी, समझ में आया? तो किया क्या? किया ये कि ये दोनों तो सही है, 2 and 4 को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2। एंड ये ओनली 2 देख के कुछ याद आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला बोल रहा है द पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज करेक्ट। Emergency provision are given in part 18 of the constitution, this is also correct. Provision related to amendment of the constitution are given in part 20 of the constitution under article 368, this is also correct. So the correct answer is 1, 2, 3, तीनों होंगे, right। And ठीक है, देखो जो पूछा भी है ना, वो क्या क्या पूछा, कायदे से सोचना। क्या पूछा? म्युनिसिपैलिटीज पूछा, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट पूछा है। दूसरा क्या पूछा? इमरजेंसी से पूछा। तीसरा किससे पूछा? अमेंडमेंट से पूछा, राइट। मैंने वो टेबल भी प्रोवाइड किया है उस पीडीएफ में जो कि उस टेलीग्राम चैनल पे है, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 75 आता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखो इंटर स्टेट ट्रेड, समझना, 2 स्टेट के बीच में ट्रेड का बात हो रहा है, तो वो बोल रहा है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, इज इट मतलब फिजिबल? बताओ ये सही भी है क्या कि 2 स्टेट के बीच में ट्रेड कॉमर्स है एंड वो सब्जेक्ट आप डाल दे रहे हो स्टेट लिस्ट में? कैसे हो सकता है?
नो, दिस इज अंडर यूनियन लिस्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन, बताओ क्या होगा, ये भी यूनियन लिस्ट में होगा। यहाँ लिख रहा है स्टेट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, दिस इज करेक्ट ना। एंड डी वाला देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। नो, कॉर्पोरेशन टैक्स भी यूनियन लिस्ट में आता है एंड दिस इज लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सी। थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, एग्जाम के सेटिंग में अगर हम बात करें तो बहुत बार क्या हो रहा है ना, ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे कंफ्यूजन लगने लगता है। इंटर स्टेट स्टेट लिस्ट, इंटर स्टेट स्टेट लिस्ट, इंटर स्टेट यूनियन लिस्ट, तो कंफ्यूजन होता है। दिमाग को शांत रख के समझना है, पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को रखा है। बहुत सिंपल है, आर्टिकल 21। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज अब 2 दिन बचे हुए। आर्टिकल 15, 16, 19 किससे जुड़ा हुआ है? हम तो वो पीडीएफ में लिखे हुए ही है जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू पीडीएफ। बट अब तक आपको याद होना चाहिए, सो आप बताइए। इसका तो आंसर राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। पहला, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, दिस इज करेक्ट। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर्व एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी COSC which comprises the 3 service chiefs. This role ensure coordination and jointness among the services. So पहला इज सही। दूसरा, exercise military command over 3 service chief. No, this is wrong. The CDS does not exercise direct operational command over service chief. Instead, they focus on strategic planning, policy formulation, inter-service coordination, मतलब एयर फोर्स नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, एयर फोर्स आर्मी के बीच में हो कोऑर्डिनेशन, आर्मी नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, राइट। सो ऑपरेशनल कमांड रिमेन विद द इंडिविजुअल सर्विस चीफ, ठीक है। थर्ड देखिए, तो 2 तो नहीं होगा। थर्ड देखिए, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर to defense minister on all tri-service matters, so this is also correct. The CDS act as the principal military advisor to the defense minister, providing expert advice on tri-service issues and matters related to national security. So correct answer क्या होगा? Correct answer is 1 and 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए जल्दी से। Operations undertaken by army towards the upliftment of local population in remote area to include the addressing of their basic needs is called, this is ऑपरेशन सद्भावना। अब आप बताओ, क्या आपने कभी ऑपरेशन संकल्प सुना है, ऑपरेशन मैत्री सुना है, ऑपरेशन मदद सुना है? अगर सुना है तो आप बताओ कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में सुना है, राइट। एंड अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ सर्च कीजिए एंड इसको दिमाग में रखिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑपरेशन संकल्प, मैत्री, मदद क्या है। ऑपरेशन सद्भावना तो चलिए ठीक है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। सो ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी टू सपोर्ट द वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। द इंडियन आर्मी इज engaged in activities including the operation of army goodwill schools, infrastructure development project, educational tours for children living in remote areas of the Union Territory of Ladakh. Then comes question number 79, क्या कह रहा है? The longest border between any 2 countries in the world is, ये तो कनाडा एंड यूएस के बीच में होगा, ये हम लोग देख चुके हैं, राइट। अभी कुछ दिन पहले वो वर्ल्ड मैपिंग वाला PYQ डाले थे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड, अराउंड 8891 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन लोकसभा आर करेक्ट? कौन सा सही है? इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी, चलो ठीक है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, यहीं पे फंस गया, राइट। एंड अगर आप इसको पकड़ पाते तो आप आंसर पे पहुंच जाते, दैट एनी पर्सन और मेंबर में मेक अ कंप्लेन, नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा बट एनी मेंबर, एनी पर्सन। सो करेक्ट, दिस इज रॉन्ग एंड जैसे रॉन्ग तो वी अराइव टू द करेक्ट आंसर। सो पहला इज सही, दैट इनिशियली इट वाज अ एडहॉक कमिटी। एंड दूसरा तो गलत है। तीसरा, दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, दिस इज करेक्ट ना, टू अवॉइड इंटरफेरेंस विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 and 3, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पहला स्टेटमेंट, प्रोविजन विल
come into effect from 18th Lok Sabha. No, this is wrong. And अगर ये बात आप पकड़ पाते तो आप आंसर पे पहुंच जाते. This will be in the force for 15 years after becoming an act. This is the provision given in the act. The reservation will be provided for a period of 15 years. However, it shall continue till such date as determined by law made by parliament. Statement 3 जो कि हमें पता ही है elimination के कारण की सही है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं. Statement 3 कह रहा है there are provision for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for scheduled caste. This is also करेक्ट. ठीक है, 100% ये करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन था. अब आता है क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट. ये तो हम एलिमिनेशन वाले मेथड में, सॉरी ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन में भी, वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके बीच में है, इंडिया श्रीलंका के बीच में है. अब यहाँ इंडिया बांग्लादेश लिखा हुआ है, गलत हो गया, राइट. गलत हो गया तो आ गए आंसर पे 2, 3, 4, क्योंकि 1 तो गलत है. तो क्या हमें ये सब पता होना जरूरी था कि इट कमेंस्ड इन ऑन जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज द गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. नहीं ना. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83. अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू बहुत बेसिक है. तो अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस. देखो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है ना, दिस इज अ लीगल रेमेडी टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिस्डिक्शन और एक्टिंग बियॉन्ड देयर टेरिटरी, बियॉन्ड देयर अथॉरिटी. ठीक है, कि इतना दायरा है, इतने दायरे पे भी वो एक्ट कर रहे हैं. एंड ये किसके द्वारा इशू होगा, तो दिस इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू स्टॉप एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल from continuing proceeding or exercise jurisdiction in a specific matter. Purpose क्या है? Purpose है to ensure the proper balance of power and correct the jurisdictional errors. Right? चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है. एंड हाँ, अभी बहुत अच्छे से समझा देते हैं. रिट जो है ना, पांचों रिट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यो वारंटो. एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा. कौन कौन से? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यो वारंटो. मतलब अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स पे एक एक करके सब लिख लो. ठीक है, ताकि उसी मतलब ये से ना, मतलब ये लिखने के कारण या अभी पढ़ने के कारण अभी दिमाग में रह जाएगा. अगर ये वीडियो आप देख रहे हो ना, अभी रोको, वीडियो को पॉज करो, जाके ये पांचों के की पॉइंट्स को दिमाग में लाओ एंड उसको नोट डाउन करो. कमेंट पे ऐसे टाइप कर दो, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यो वारंटो. चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं जल्दी से. क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब. दिस इज रॉन्ग. According to Article 324(1), the President, after consulting the governor of the state, if applicable, can specify tribes or tribal community as scheduled tribe for that state or union territory. So it is not the governor but the president. Right? Now, second वाला statement क्या है? A community declared as scheduled tribe in a state need not be so in another state. This is correct. The list of scheduled tribe na is specific to each state or union territory, and a community recognized as scheduled tribe in one state may not be recognized as such in another state. Right? So आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 only. चलिए क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 84. 85 देखते हैं. अब यहाँ पे यूपीएससी जो है वो बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर कर चुका है. राइट, बहुत बड़ा ब्लंडर, और पता नहीं मतलब इस चीज को कैसे सुधारा जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है. देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है. विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर lays the annual financial statement before both the houses of parliament. This is not the prime minister but president. That is, the union finance minister on behalf of president lays the annual financial statement before both the houses of parliament. So पहला तो रॉन्ग है. दूसरा देखिए, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज करेक्ट. दिस इज true because this is mentioned in article 113(3). right? article 112 क्या कहता है? article 112 कहता है, 112 कहता है that president shall in respect of every financial year cause to lead before both the houses of parliament annual financial statement. and president के बिहाफ में कौन करता है ये काम? तो ये काम करती हैं हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो,
राइट। लेकिन यूपीएससी क्या किया ना, एंड इस हिसाब से, इस लॉजिक से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 2 ओनली। बट मतलब पता नहीं यूपीएससी को क्या समझ में आ रहा है या क्या करना चाह रहा है, यूपीएससी इस स्टेटमेंट को सही कह रहा है, राइट। सो यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। पता नहीं मतलब आंसर तो 100%, 1 गलत है 2 सही है, 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं जल्दी से। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे व्हाई भारत मैटर्स? ये इतना सोचना ही नहीं है। सुब्रमण्यम जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर, बहुत न्यूज़ में रहते हैं। ये बुक भी बहुत मतलब अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है एंड उन्हीं का बुक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, जयशंकर, सुब्रमण्यम एस जयशंकर, राइट। चलिए, एंड मतलब समझना होगा ना, जैसे देखो फेमस पर्सनालिटी, राइट, बुक भी फेमस, ठीक। एंड क्या ये सब क्वेश्चन को आपको टारगेट करना एकदम नहीं। अगर आप अपने तैयारी के दरमियान, मान लो आप साल भर से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, अगर आप तैयारी के दरमियान आप चीज़ों को मतलब कहीं आप पढ़ लिए, कहीं सुन लिए तो ठीक है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन अब टारगेट नहीं करना है कि कौन बुक कौन लिखा है, बुक ऑथर, ये सब नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। पहले भी देख चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ कंट्री है, एक तरफ लिखा हुआ है कि कौन से रीजन के कारण ये न्यूज़ में है। अभी हम वर्ल्ड मैपिंग वाले वीडियो में भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। जैसे अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण है, सही बात है, पढ़ा था हमने कि बहुत इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, डेट इशू, करेंसी डिवैल्यूएशन, इसके कारण, तो ठीक है। दूसरा सूडान कॉन्फ्लिक्ट के कारण न्यूज़ में है। ऑनगोइंग वॉर बिटवीन सुडानीज आर्म्ड फोर्स एंड पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये 2023 से चल रहा है। थाउजेंड्स का इसमें जान चला गया एंड मिलियंस डिस्प्लेस्ड हो गए, तो ये भी सही है। टर्की रेसिंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो, सो दिस इज इनकरेक्ट। टर्की इज स्टिल अ नाटो मेंबर. It has sometime blocked Sweden and Finland's का NATO entry, but it has not left the NATO. So correct answer क्या होगा? Only 2. Now question number 88 देख लीजिए जल्दी से। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट 1? सुमेध पाइपलाइन इज a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe. सही है, पता है आपको तभी मतलब आप सही कर पाओगे। So Sumed pipeline is an important route for transporting oil from Persian Gulf to Europe. It bypasses Suez Canal, which has size restriction for larger oil tanker. What about second statement? So Sumed pipeline connects Red Sea with Mediterranean Sea. This is also correct, right? And second statement जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2। कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो इंटरनेशनल रिलेशन के जितने PYQ हैं, बहुत शॉर्ट PDF है, जाइए उसको देखिए, उसमें मैप वगैरह सब कुछ इंटीग्रेटेड है एंड ठीक है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में क्या कह रहा है? द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। This is correct. Red Sea is located in an arid region and it receives very little rainfall. दूसरा, no water enter the Red Sea from river. This is also correct. And ये वाला फैक्ट ना आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी नहीं, हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इसको इंक्लूड कर दिया जाए। सो रेड सी हैज नो मेजर रिवर फ्लोइंग इनटू इट, सराउंडिंग लैंड इज मोस्टली डेजर्ट, ठीक है। आप एक काम करो, रेड सी को कौन कौन से कंट्री बॉर्डर कर रहे हैं वो याद करके बताओ। देखो प्रीवियस ईयर में है, पूछेगा फिर मतलब बहुत ज्यादा अफसोस होगा, तो इसीलिए अभी बता देते हैं। अभी आप बताओ कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर कर रहे हैं? क्या इजिप्ट होगा, सूडान होगा, इरिट्रिया होगा, डिजुबूती होगा, क्या येमेन होगा, सऊदी अरेबिया होगा? बताइए, अभी मौका है ना, मतलब अब इससे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emission? ये क्वेश्चन क्या, सोचना खुद से, ये क्वेश्चन क्या आपके नॉलेज को चेक कर रहा है? सोचना, चेक कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, कॉमन सेंस है यार। पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, द मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, स्पेशली इन पावर प्लांट एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं जल्दी से। देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। देयर हैज बीन मिलिट्री टेक ओवर एंड कू डिटेक्ट इन सेवरल कंट्री ऑफ साहिल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। तो जो मिलिट्री कू वगैरह है उसके कारण आपको साहिल रीजन में इंस्टेबिलिटी, वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। IR का जो मैपिंग वाला पोर्शन है, सॉरी IR का, हाँ, प्लेसेस इन न्यूज वाला एक सेक्शन करवाया है मैंने, उसमें भी ये क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं, सारा डिटेल वगैरह सब कुछ आपको उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं। आप एक बात, अगर तैयारी है ठीक ठाक तो आप बताओ साहिल रीजन में कौन कौन से कंट्री आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
92 क्या कह रहा है? इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएस। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट, ठीक है, मतलब मंगाता नहीं है ना, यूएस से इंडिया, right? So India does not import apple from US. In India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. This is correct. This is not correct. So correct answer क्या होगा? Correct answer is D. That is the statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. देखो, India import apple from US. इनफैक्ट इम्पोर्ट ऑफ यूएस एप्पल जो है ना वो मतलब 40 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इन जस्ट 3 मंथ, अगर हम 2023 के रेस्पेक्ट में बात करें तो, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट का जहां तक बात है, सो इन इंडिया द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 प्रोहिबिट इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, यूज और सेल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट FSSAI अप्रूवल, राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं जल्दी से। विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, ही सी शैल नॉट प्रिसाइड। सही बात है, उनको हटाने का बात हो रहा है तो वो प्रिसाइड कैसे कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। ही सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये कैसे पॉसिबल है बताओ? यही तो नेचुरल जस्टिस है, यही तो नेचुरल राइट है ना, कि जिस पे आप आरोप लगा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, आप उसका पक्ष तो सुनोगे। दिस इज नेचुरल राइट ना, दिस इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये स्पीकर को ही नहीं मिलेगा तो आम जनता को क्या मिलेगा? ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड गलत, तो यू अराइव्ड एट द आंसर। बहुत PhD नहीं करना था। एंड जब रिमूवल का बात हो रहा है तो ही सी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये भी सही है। हाउएवर ही कैन स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एट सच अ टाइम एंड वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, दो नॉट इन अ केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स, राइट, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो हम मतलब 3-4 बार ये क्वेश्चन आया है एंड हम बहुत अच्छे से एक टेबल के थ्रू आपको ये समराइज करके दिए हुए हैं। जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो जहाँ पे पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर आप PDF से भी रिवाइज कर सकते हो। PDF से जाओगे तो सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, वीडियो के थ्रू अगर आप देखोगे समझोगे तो यू विल ऑल्सो नो कि किस प्रकार से किसी क्वेश्चन में जहाँ पे नॉलेज बहुत नहीं है फिर भी उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन, दिस इज करेक्ट, हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अ bill in regard to which President of India has notified her attention to summon the House to a joint sitting lapses on dissolution of the Lok Sabha. No. अगर joint sitting के लिए President बोल दिए हैं, a bill in that case the bill does not lapse, right? So a bill not lapsed by two houses due to disagreement, and if the president has notified the joint sitting, if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha, उस केस में बिल जो है वो लैप्स नहीं कर, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है लैप्स कर जाएगा, थर्ड गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 and 2। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेबल, जाके एक बार आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95। With reference to Parliament of India, consider the following statement. Prorogation of House by President of India does not require advice of Council of Minister. This is wrong. President exercise the power to summon or prorogue the House on the advice of Council of Minister. Right? तो पहला स्टेटमेंट गलत, पहला गलत, तो ये गलत, ये गलत। अब बचता है 2, 3, अब बचता है 3। अगर मान लो नहीं पता होता एंड सॉल्व करना ही होता तो हम किसके साथ जाते हैं? 2 and 3 के साथ, राइट। चलो फिर भी पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड साइंड आई, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस which is in session. This is correct. Dissolution of the Lok Sabha is done by President of India who, save in exceptional circumstances, who except certain circumstances, does so on the advice of Council of Minister. This is also correct, right? The President dissolved the Lok Sabha usually on advice of Prime Minister and Council of Minister, typically towards the end of 5-year term, or when the government loses a vote of confidence and no alternate government can be formed, right? उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व करे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 3। अब आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है एंड आपने पढ़ाई वगैरह किया है ठीक से,
तो आप बताओ समन करने का मतलब क्या होता है, आप बताओ एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है, आप बताओ एडजर्नमेंट क्या होता है, आप बताओ प्रोरोगेशन क्या होता है। सारा कुछ उस नोट्स में लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। स्टेटमेंट 1, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। स्टेटमेंट 2, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, that the European Parliament approved the Net Zero Industry Act, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ना कि यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2040। नो, द यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिशियल टारगेट फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी है ना, दिस इज 2050 नॉट 2040, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत। अब जैसे सेकंड स्टेटमेंट गलत तो वी अराइव्ड एट द आंसर बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एंड ये क्या है, ईयर, ईयर मोस्टली कैसा देता है, गलत, तो गलत होगा, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 97 क्या लिख रहा है। रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस and succeeded in preventing its people from fleeing, emigrating to other countries. This is wrong. Venezuela faces a major migration issues. Millions have fled due to economic hardships, hyperinflation, political instability, and the crisis has led to a humanitarian emergency affecting the neighboring countries. So first is wrong. Second देखते हैं। Venezuela has the world's largest oil reserves. This is correct. Venezuela has the world largest proven oil reserve, over 300 billion barrels. Saudi Arabia second number पे आता है with 297.5 billion barrels, ठीक है। So second statement क्या है, सही है। And D is the only option जहाँ पे statement 1 incorrect है and statement 2 correct है। So correct answer is D। 98 क्या कह रहा है, with reference to Digital India Land Record Modernization Program, consider the following statement. To implement the scheme, the central government provides 100% funding. This is correct. अब Digital India Land Record Modernization Program, इतना तो मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को, right? Under the scheme, cadastral maps are digitized. This is also correct. Third one is, an initiative has been undertaken to transliterate the records of right from local language to any of the languages recognized by Constitution of India. This is also correct. The correct answer is D 1 2 3। और अच्छे से explanation देखना है तो प्लीज वॉच सब्जेक्ट वाइज PYQ। ये इकोनॉमी वाले वीडियो में कंप्लीट कराया है मैंने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस स्कीम गारंटी अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी and 6 month post delivery health care service in any government health facility। इतना सारा इसमें नंबर लिखा हुआ है कि गलत होना मतलब लाजमी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन स्किल। नॉलेज का नहीं पता, ठीक है। मान लो इतना सारा फैक्ट कैसे पता होगा, एकदम से अगर रटा हुआ है तभी ठीक है। एंड यस, this प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान provide free antenatal care, that is care during pregnancy on the 9th of every month for women in their second and third trimester, but it does not cover 6 month post delivery care, इसलिए गलत हो गया। सेकंड देखिए, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ facilities. This is correct, ठीक है। The scheme involves private doctor voluntarily offering services at government health facilities, encouraging public private partnership, ठीक है। So correct answer क्या होगा, correct answer होगा 2 only। Now question number 100, last question देख लेते हैं। With reference to प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, consider the following statement। The entry age group for enrollment in the scheme is 21 to 40 years। सोचो ना क्या लॉजिक है, 21 से 40 के बीच में क्या लॉजिक हो सकता है। अगर करना है तो 18 होना चाहिए, एक सेंस बनता है। आप बताओ क्या सेंस है 18 लिखने का, राइट। तो 18 टू 40 ईयर्स होगा। नंबर में है चीज तो हो सकता है बहुत चांस है गलत होने का, गलत हो गया, ठीक है। लेकिन एक कॉमन सेंस ये भी कहता है कि 21 से 40 के
पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। रियलिटी क्या है कि एंट्री एज है बिटवीन 18 to 40 एंड मंथली इनकम जो है वो 15,000 या उससे कम होना चाहिए एंड वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला इज रॉन्ग। दूसरा, एनी स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, दिस इज करेक्ट। कहने का क्या मतलब है कि अ वर्कर ज्वाइनिंग एट 29 वो 100 रुपीज़ पर मंथ पे करेगा। वर्कर जो 18 साल पे है ज्वाइन कर रहा है वो 55 रुपये 55 रुपीज़ मंथ पे करेगा पर मंथ एंड गवर्नमेंट जो है वो भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा टू द पेंशन फंड। तो 2 सही है। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 per month after attaining the age of 60 years. This is correct. The subscriber will receive an assured pension of 3,000 per month after the age of 60 based on a small monthly contribution during working years. तो कम से कम 3,000 रुपये पर मंथ तो मिलेगा ही। अब ज़्यादा मिलेगा बट दैट डिपेंड ऑन कि आपने मतलब वर्कर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो 2, 3 सही है। 4 देखिए, फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर, नहीं, गलत है ये, ठीक है। आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ स्पाउस जो है ही सी विल गेट 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन, लेकिन अनमैरिड डॉटर वो एलिजिबल नहीं है बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो 4 के कारण अगर मान लो 4 को पकड़ पाते तो ये दोनों गलत हुआ, इसमें 2 है, इसमें 2, 3 है, ज़्यादा चांस था इसके साथ जाने का एंड 3 वैसे भी सही लग रहा है तो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड दिस इज द ऑफिशियल आंसर, राइट। सो करेक्ट आंसर 100 का होगा बी, 2 एंड 3। सो यहाँ वी कंप्लीटेड 2024 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 इन दिस मतलब शॉर्ट वीडियो, ताकि 2-3 चीज हो सके। पहला हमने देखा कि हाँ ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल जो था वो सारे क्वेश्चन पे तो काम नहीं करेगा ना, लेकिन कर रहा है, ठीक है। दूसरा, हमने बहुत सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, मतलब नहीं तो खुद से अगर पढ़ने बैठते हैं या एक एक क्वेश्चन को के सोल्यूशन को खोजते हैं कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता, तो भी उसमें समय जाता। एंड तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्या है कि अभी जो 2 दिन बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप MCQ वाले मोड में चले जाओ एंड कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, कहीं इस जगह से क्वेश्चन लगाना है, उस जगह से क्वेश्चन लगाना है, सबसे बेस्ट तो PYQ है ना, क्योंकि ये तो UPSC ने सेट करा है, राइट। एक बात और है, क्या है कि इससे हमें यह भी पता चल गया कि UPSC जैसे देखो ना, क्या हुआ, UPSC भी परफेक्ट क्वेश्चन 100 परफेक्ट क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जिसके कारण 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे निकल जा रहे हैं जिसका आंसर UPSC भी, मतलब समझो ना, 100 डेज मतलब यार 1 साल में टफ जा रहा है क्या 100 क्वेश्चन सेट करना, ठीक है। तो ये बात बोलने का क्या मतलब है, ये बात बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना सेंस है, आप भी परफेक्शन के पीछे मत भागिए। जितना आपने पढ़ा है दैट इज मोर देन एनफ। अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को समझाइए कि आपने पढ़ा है, ठीक है। बहुत घबराने का ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा है। अगर किसी में डर लग रहा है तो अभी से एग्ज़ाम तक आप मैक्सिमम इतना कुछ कर सकते हैं कि आप PYQ को रिवाइज करें, एक बार नहीं 1000 बार, ठीक है। पढ़ें, PYQ को देखें। कुछ सब्जेक्ट जो हम आपको पहले भी बताएं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, जैसे इन्वायरमेंट, जैसे साइंस टेक, उसका करंट अफेयर अगर देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। कोई घबराने का जरूरत नहीं है। एग्जाम टफ होगा तो जो भी पढ़े हैं उन सबके लिए टफ हो, राइट, एंड आप बहुत अच्छा करोगे। एंड यस, फाइनली आई एम गोइंग टू टीच इन अ फाउंडेशन बैच कॉल्ड आरंभ, जो कि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, राइट, एट पार्क स्ट्रीट क्लासरूम सेंटर। साथ ही साथ इसके अलावा इफ यू वांट टू कम एंड मीट मी इन पर्सन, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको जो भी इशू है, क्वेरी है, हम लोग बैठ के बात करते, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।